एपिसोड नंबर 701। अगले दिन सुबह ध्यान कर रहे त्रिपाठी जीवप्ती को बगल के कमरे से कुछ हलचल महसूस हुई। अपनी दैवीय चेतना को मुक्त करके जांच करने पर उन्होंने पाया कि चंदन और रजत का उल्टा तीर तेजी से निकल चुका था। शायद वे ऊंचे स्वर की कगार पर स्थिति की जांच करने गए थे। प्रज्ञा पिछली रात नशे में थी और अभी तक जागी नहीं थी, इसलिए वह बिस्तर पर अभद्र तरीके से लेटी हुई थी। उसकी पोशाक जांघों तक उठ गई थी और उसकी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को चक्कर आ गया। लाचारी से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती उठे, बिस्तर उठाया और रोशनी को रोकने के लिए उसे ढंक दिया। दोपहर तक कहीं जाकर प्रज्ञा आलसे से उठी, अंगड़ाई ली और थोड़ी देर शांति से खड़े होने के लिए खिड़की तक चली गई। अरे छोटे मार्शल भतीजे, चलो बाहर चलते हैं और एक नजर डालते हैं, प्रज्ञा ने अचानक सुझाव दिया। लेकिन मार्शल अंकल, चंदन ने हमें उनके वापस आने तक सराय में इंतजार करने के लिए कहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई। चिंता मत करो, तैरते बादल का शहर में आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता है। अगर कभी कभार कोई लड़ाई होती भी है तो शहर के मालिक का महल के लोग इसे रोक देंगे। प्रज्ञा झुकी और त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में बैठ गई। सांस छोड़ते हुए उसका सुंदर नितंब हिल रहा था। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं। हम यहाँ मुश्किल से आए हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चंदन और बाकी लोग कुछ दिनों तक वापस नहीं भी आ सकते हैं, क्या हम हमेशा ही इंतजार करते रहेंगे? ऐसा कहते हुए उसने निर्भीकता से त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़ ली और अपने पूरे शरीर को उनसे सटा लिया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, बस मेरा फायदा मत उठाना, छोटे बदमाश, प्रज्ञा ने दांत पीसे। दोनों ने कपड़े ठीक किए और तेजी से सराय छोड़ दी, व्यस्त सड़क पर चलते हुए। भले ही प्रज्ञा ने सुझाव न दिया हो, त्रिपाठी जीवप्ती ने भी बाहर टहलने की योजना बनाई थी। वृद्ध आदमी दू ने कहा था कि क्योंकि 1000 फूलों वाला रक्त बेगोनिया खिलने वाला था, इसलिए कई उत्कृष्ट किमियागर यहाँ इकट्ठा होंगे। इसके अलावा दुनिया भर से खेती करने वाले भी यहाँ इकट्ठा होंगे। अधिक लोगों के साथ अधिक संसाधन होंगे। सभी प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां, आत्मा घास और आत्मा औषधियां जो सामान्य रूप से नहीं देखी जा सकती थी, यहाँ दिखाई देंगी। त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती अब ऊंचे आसमान का संप्रदाय का उपयोग कीमिया के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करने के लिए कर रहे थे, फिर भी इस संबंध में उनकी कुछ व्यक्तिगत जरूरतें थीं। सबसे पहले यह उनकी अपनी खेती के लिए था और दूसरा ये दानव देवगढ़ में प्राचीन दानव कबीला की खातिर था। दानव देवगढ़ छोड़ने से पहले लता ने उन्हें संत स्तर की गोलियां को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की एक सूची दी थी। इतने लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही उनमें से अधिकांश को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अभी भी कई ऐसी थी जिन्हें उन्होंने इकट्ठा नहीं किया था। ये एक दुर्लभ अवसर था। तैरते बादल का शहर के अंदर दुकानें बड़ी संख्या में खड़ी थी। खेती करने वाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आने जाने वाले लोगों की संख्या नदी पार करती हुई काप मछलियों के झुंड की तरह थी। प्रज्ञा ने आत्मीयता से त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़ रखी थी और उनके साथ सड़क पर टहल रही थी। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला जो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मार्शल अंकल, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ी असहजता महसूस हुई। जैसे ही वे चले, उनके बीच कभी कभार होने वाले शारीरिक संपर्क ने उनके मन में तरंग पैदा कर दी। इसमें क्या बुरा है? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम अपनी मार्शल अंकल पर प्रतिक्रिया कर रहे हो? प्रज्ञा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। मैं एक जवान आदमी हूँ, ये सामान्य है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। प्रज्ञा हल्के से हंसी। वह इस दृश्य का बहुत आनंद लेती हुई लग रही थी। चलते समय चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती से फुसफुसा रही थी। रास्ते भर उसके मार्गदर्शन में त्रिपाठी जीवप्ती राक्षस जाति और दानव जाति के लोगों के बीच सटीक रूप से अंतर करने में सक्षम थे। टोंग सुवान क्षेत्र पर मानव, दानव और राक्षस जातियां 3 मुख्य जातियां थीं, जिनमें मानव जाति सबसे अधिक संख्या में थी, उसके बाद राक्षस जाति थी और दानव जाति सबसे कम संख्या में थी। इसका मूल कारण यह था कि दानव जाति का जानवर परिवर्तन कुंड दुर्लभ था। जानवर परिवर्तन कुंड दानव जाति का आधार था। जब एक दानव जानवर की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी, तो वह मानव रूप में बदलने और मानव से कम न होने वाली चेतना प्राप्त करने के लिए जानवर परिवर्तन कुंड का उपयोग कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि मानव रूप धारण करने वाला प्रत्येक दानव जाति का सदस्य एक स्वामी था, जो अन्य 2 जातियों से बहुत अलग था। हालांकि ये पूरी स्थिति नहीं थी। कुछ शक्तिशाली दानव जाति के सदस्य भी थे जो मानव रूप में बदलने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। कुछ दानव जाति के सदस्य भी थे जिनमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली योग्यता थी, जो जानवर परिवर्तन कुंड की मदद के बिना ऐसे स्तर को प्राप्त कर सकते थे। ये राक्षस कबीले के अभिजात्य थे, शक्तिशाली में सबसे शक्तिशाली। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक लगा कि उन्होंने बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। तैरते बादल का शहर के कीमियागरों का संघ द्वारा खोली गई दुकान पर पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ बार टहल लिया। उनके चेहरे पर एक लाचारी का भाव भर गया। उन्हें वह जड़ी बूटियां नहीं मिली जिनकी वह तलाश कर रहे थे। छोटे भाई, तुमने कुछ बार देखा है लेकिन कुछ खरीदा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी दुकान की चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई? दुकानदार ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वे सब अच्छी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ।
क्या छोटे भाई किमियागर हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और अपना किमियागर का प्रतीक दिखाया। दुकानदार ने इसे लिया और जांच की। उसका भाव अचानक बहुत अधिक मिलनसार हो गया। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई किस तरह की जड़ी बूटियां चाहते हैं। अगर सुविधाजनक हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं उन्हें खोजने में आपकी मदद कर सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से कुछ जड़ी बूटियों के नाम गिनाए। दुकानदार ने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी और सिर हिलाया। ये जड़ी बूटियां बहुत कठोर वातावरण में उगती हैं और बहुत दुर्लभ और कीमती हैं। मेरी दुकान में वास्तव में वे नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं होगा। ऐसा करते हैं, छोटे भाई क्यों न व्यापार क्षेत्र में जाकर देखें। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आप कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। व्यापार क्षेत्र। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ, इस भव्य आयोजन के लिए नगर स्वामी और 2 उपनगर स्वामियों ने दुनिया भर के किमियागरों के व्यापार के लिए विशेष रूप से एक क्षेत्र नामित किया है। वहाँ कई उत्कृष्ट किमियागर हैं जो उन जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, जो वे चाहते हैं। आप वहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हैं। व्यापार क्षेत्र कहाँ स्थित है? दुकानदार ने उत्साह से त्रिपाठी जीवप्ती को दिशा बताई। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सिर हिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। वह और प्रज्ञा नामित क्षेत्र की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने खुली जगह और उनके सामने के जीवंत दृश्य को देखा और एक जानबूझकर मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सके। इसने तुम्हें क्या याद दिलाया? प्रज्ञा ने उनकी अजीब मुस्कान देखी और पूछे बिना नहीं रह सकी। इसने मुझे संप्रदाय में कुछ पिछली घटनाओं की याद दिलाई, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से जवाब दिया। उनके सामने का जीवंत दृश्य उन्हें उस समय की याद दिलाता था जब वह अभी भी बहुत कमजोर थे। ऊंचे आसमान के मंडप, तूफान घर और रक्त युद्ध गिरोह काले हवा का व्यापार क्षेत्र में परिवर्तित हो गए थे। इस तरह के व्यापार की विधि और दृश्य ने उन्हें परिचितता की भावना महसूस कराई, जैसे कि वह अतीत के भ्रम को फिर से जी रहे हों। हालांकि ये व्यापार क्षेत्र जंगल से घिरा नहीं था और 3 संप्रदायों के कोई अभिजात्य शिष्य नहीं थे। अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य हुआ कि यहाँ कई स्टार मालिक किमियागर थे। वे सभी अपनी स्थिति को दर्शाते हुए अपनी किमियागर की नाम टिकाएं अपनी छाती पर पहने हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो किमियागर नहीं थे। उन्हें खेती करने वाला होना चाहिए था जिन्होंने बाहर साहसिक कार्य करते हुए अच्छी जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं और अब खरीदारों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग चीजें खरीद रहे थे, कुछ चीजें बेच रहे थे। दृश्य बहुत जीवंत था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किमियागरों से गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए संकेत लटकाए थे। यह सब कुछ मूल रूप से जड़ी बूटियों और गोलियों से संबंधित था। हवा में एक मजबूत औषधीय सुगंध फैल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और आगे बढ़े। प्रत्येक स्टाल के सामने रुककर सावधानी से उसकी जांच की। उन्हें वास्तव में अच्छी फसल मिली। जो जड़ी बूटियां बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती थी, वे मूल रूप से यहाँ मिल सकती थी। अधिकांश विक्रेताओं ने कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं रखी और मूल रूप से उन्हें क्रिस्टल पत्थर से खरीदा जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर थे। हालांकि उन्होंने उनमें से अधिकांश प्राचीन दानव कबीला के लिए छोड़ दिए थे। जो बचा था वह अभी भी एक पर्याप्त धनराशि थी। विक्रेताओं के साथ मोलभाव करने के बाद उन्होंने जल्दी से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त की। इस प्रक्रिया के दौरान प्रज्ञा ने एक बड़ी भूमिका निभाई। त्रिपाठी जीवप्ती कभी नहीं जानते थे कि उनकी इस मार्शल चाची की जीभ इतनी तेज थी। बेरहमी से दाम काटते हुए और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए वह अक्सर विक्रेताओं को कम कीमत पर बेचने के लिए मना पाती थी। आधे दिन के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कई कीमती जड़ी बूटियां प्राप्त की। ये सभी उनके लिए संत गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थी। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत संतुष्ट थे। मैंने तुम्हें बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर बचाने में मदद की, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? प्रज्ञा अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़े हुई थी और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हें पीने के लिए दावत दूंगा। प्रज्ञा की सुंदर आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, छोटे मार्शल भतीजे, तुम सच में मार्शल अंकल को खुश करना जानते हो। लेकिन तुम्हें नशे में धुत होने की अनुमति नहीं है। नहीं तो जब मार्शल अंकल, चंदन और बाकी लोग वापस आएंगे तो मैं शिकायत करूंगा। मुझे पता है, प्रज्ञा ने अपने होंठ सिकुड़े। हालांकि जैसे ही वे बात कर रहे थे, कुछ ही दूरी पर अचानक विस्मय की एक गूंज सुनाई दी, जैसे कि कुछ अविश्वसनीय खोजा गया हो। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हवा में एक हल्की सुगंध थी। जब ये सुगंध उनकी नाक में घुसी तो ये ताज़ा और स्फूर्तिदायक थी। एक दूसरे को देखते ही त्रिपाठी जीवप्ती और प्रज्ञा की आंखें एक ही समय में चमक उठी। वे जानते थे कि कोई खजाना प्रकट हुआ था। आवाज के स्रोत को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि वह पहले ही लोगों की 3 परतों से घिरा हुआ था। उस दिशा से प्रशंसा की विस्मय की गूंज सुनी जा सकती थी और भीड़ के अंतराल से त्रिपाठी जीवप्ती एक हल्की चमक को खिलते हुए देख सकते थे। चलो चलकर देखते हैं, प्रज्ञा ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती को खींचते हुए वह आगे बढ़ी। लेकिन बहुत देर तक धक्का मुक्की करने के बाद भी वे दोनों अंदर नहीं घुस पाए। इसके बजाय भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, भाई ये चीज कितने की है? 10 संत अमृत गोलियां। एक थोड़ी बूढ़ी आवाज सुनाई दी। भीड़ ने आह भरी, भाई क्या ये बहुत महंगा नहीं है? संत गोलियां को लापरवाही से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। इस दुनिया में केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो संत गोलियां को परिष्कृत कर सकते हैं। तुमने अभी 10 की मांग की, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है?
हाँ हाँ, क्या आप इसे अन्य जड़ी बूटियों या क्रिस्टल पत्थर से बदल सकते हैं? कलाकृतियों का क्या? मेरे पास कुछ आत्मा श्रेणी की शीर्ष रैंक कलाकृतियां हैं, आप उनमें से चुन सकते हैं। 10 संत गोलियां। मैं केवल 10 संत गोलियां चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई संत गोलियां नहीं है तो कृपया चले जाएं। भाई, कृपया एक अपवाद बनाएं, इतना अनुचित न हो। अहंकारी होने का क्या मतलब है? ये चीज 10 संत गोलियां के लायक कैसे हो सकती है? क्या मजाक है? मुझे लगता है कि यह आदमी पागल है। बड़े भाई, ये चीज मुझे दे दो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, कैसा रहेगा? एक नाजुक आवाज ने पुकारा। तुम औरत, तुम बहुत बेशर्म हो, क्या तुम्हारे पास कोई ईमानदारी नहीं है? अचानक किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अपनी शक्ल के साथ तुम दिखावा करने की हिम्मत करती हो। तुम वास्तव में अपनी जगह नहीं जानती हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। अचानक एक तेज शोर सुनाई दिया और दृश्य और भी अराजक हो गया। एपिसोड नंबर 702। भागो! एक क्रोधित चीख बादलों में गूंज उठी। हर कोई तुरंत चुप हो गया। सभी के कान के पर्दे गूंज रहे थे। कुछ कमजोर खेती करने वालों के कानों से खून भी बहने लगा। स्टार के सामने का अंतहीन शोर स्पष्ट रूप से विक्रेता को क्रोधित कर चुका था। मैं एक ही बात को 2 बार दोहराना नहीं चाहता। अगर आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तो कृपया चले जाएं, विक्रेता ने धीमी आवाज में कहा। तीसरे क्रम का श्रेष्ठ। भीड़ में से एक चीख गूंज उठी। विक्रेता के शरीर से निकलने वाली हल्की आभा से सभी को एहसास हुआ कि उसकी ताकत खराब नहीं थी। तुरंत कुछ लोग जो उसका फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने सिर हिलाया और आह भरी और धीरे धीरे पीछे हट गए। पहली नजर में ये स्पष्ट था कि यह विक्रेता एक भयंकर आदमी था। वह प्रकार जो अपनी तलवार से खून चाटता था। ऐसे व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश करना नुकसान उठाना तय था। हालांकि फिर भी कई लोग पीछे रह गए, विक्रेता के साथ मोलभाव करने की कोशिश कर रहे थे। विक्रेता ने सिर हिलाया और 10 संत गोलियां की कीमत पर जोर दिया, हिलने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे स्टॉल के सामने लोगों की संख्या कम हो गई और अंततः ये पूरी तरह से सुनसान हो गया। त्रिपाठी, जीवप्ती और प्रज्ञा अंततः स्टॉल के सामने पहुंचे और सामने की चीज को देखने के बाद वे दोनों चौंक गए। विक्रेता के सामने एक हथेली के आकार का बर्फीला कमल था जो बर्फ से तराशा हुआ लग रहा था, लेकिन एक जोरदार जीवन शक्ति निकल रही थी। कमल पूरी तरह से खिला हुआ था, उसकी पत्तियां ताजी और कोमल थीं और उसमें से एक हल्की सुगंध धीरे धीरे फैल रही थी। चाहे वह त्रिपाठी, जीवप्ती हो या प्रज्ञा, दोनों ने ताजगी महसूस की। उनके विचार सामान्य से अधिक तेज हो गए। एक दुर्लभ खजाना। त्रिपाठी, जीवप्ती ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। बर्फीला हृदय बर्फ कमल। प्रज्ञा चिल्लाई जैसे ही वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसकी सुंदर आंखें बर्फीला कमल पर घूम गईं और वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। ये कम से कम 10,000 साल पुराना है ना? जैसे ही ये बयान सामने आया, त्रिपाठी, जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई। 10,000 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की जड़ी बूटी थी, भले ही वह सबसे निचले दर्जे की हो। अगर वह 10,000 साल तक बढ़ सकती थी तो भी वह एक अनमोल खजाना थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह बर्फीला कमल स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। विक्रेता की शांत अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। उसने प्रज्ञा को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार कोई है जो जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है। प्रज्ञा ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। ऐसा नहीं है कि मैं जानकार हूँ। ऐसे कई लोग थे जो जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। अगर वे इस वस्तु को चाहते थे तो वे स्वाभाविक रूप से जानबूझकर इसके मूल्य को अतिरंजित नहीं करेंगे। वे सभी विक्रेता के खराब निर्णय का फायदा उठाना चाहते थे। क्या आप वास्तव में इसे केवल 10 संत अमृत गोलियां के लिए ही बदल सकते हैं? प्रज्ञा ने धीरे से पूछा। विक्रेता ने धीरे से सिर हिलाया। प्रज्ञा ने सिर हिलाया और आह भरी। वह वास्तव में 10 संत श्रेणी की गोलियां नहीं निकाल सकती थी। हर कोई संत श्रेणी की गोलियां को परिष्कृत नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि संत श्रेणी की कीमियागर भी नहीं। परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान विफलता की भी उच्च संभावना थी। इसलिए हर एक संत श्रेणी की औषधीय गोली बेहद महंगी थी। उनमें से 10 तो एक शहर भी चुरा सकते थे। एक साधारण खेती करने वाला जीवन भर में 10 संत अमृत गोलियां देखना असंभव था। मार्शल अंकल, क्या ये चीज आत्मा का पोषण कर सकती है? त्रिपाठी, जीवप्ती दुर्लभ खजानों की पहचान करने में काफी निपुण थे, लेकिन आखिरकार वह लंबे समय तक उनके संपर्क में नहीं रहे थे, इसलिए कुछ चीजें थीं जिन्हें वह नहीं पहचानते थे। दूसरी ओर प्रज्ञा अलग थी। हालांकि वह कीमियागर नहीं थी, फिर भी वह इतने सालों तक जीवित रही थी। उसकी आंखें और ज्ञान त्रिपाठी, जीवप्ती की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थे। उसके लिए बर्फीला हृदय बर्फ कमल और उसकी उम्र को एक नज़र में पहचानना अजीब नहीं था। हाँ, आत्मा का पोषण करने वाला एक दुर्लभ खजाना। प्रज्ञा ने थोड़ा सिर हिलाया। इसे गोली में परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके पूरे प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए इसे सीधे उपभोग कर सकते हैं। इस बर्फीला हृदय बर्फ कमल का उपयोग करके कोई भी हो, उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। अजीब है, इस चीज को प्राप्त करना आसान नहीं है, तो आप इसे खुद क्यों नहीं लेते? इसके बजाय आप इसे 10 संत अमृत गोलियां के लिए क्यों बदलना चाहते हैं? मेरे स्वाभाविक रूप से मेरे अपने कारण हैं, विक्रेता आगे समझाना नहीं चाहता था। क्या आपके पास पर्याप्त संत अमृत गोलियां हैं? अगर आपके पास हैं तो हम अभी एक सौदा कर सकते हैं, अगर नहीं तो मेरा समय बर्बाद न करें।
प्रज्ञा ने अपने होंठ सिकुड़े, अचानक इस विक्रेता के साथ थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ी देर सोचा। अंत में उन्होंने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या आप मुझे तैयारी के लिए कुछ दिन दे सकते हैं? तुम्हें कितना समय चाहिए? बड़े आदमी ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। 3 दिन, मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे तब तक नहीं बेचूंगा, विक्रेता ने जल्दी से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन मेरे पास अभी केवल एक संत अमृत गोली है। ये तुम्हारा काम है। इस आदमी को इतना अनुचित देखकर त्रिपाठी जीवक्ति और कुछ नहीं कह सके। वह वास्तव में एक दुर्लभ खजाना चाहते थे जो आत्मा का पोषण कर सके, लेकिन इसके लिए 10 संत अमृत गोलियां की आवश्यकता होगी। कीमिया के उनके वर्तमान स्तर के साथ तैयारी में कुछ समय लगेगा। कम से कम उन्हें कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी जो आत्मा श्रेणी की शीर्ष रैंक से कम न हो, अधिमानतः संत श्रेणी की। एक आत्मा सरणी और अनगिनत औषधि दूध के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास था कि वह 3 दिनों में 10 संत अमृत गोलियां को परिष्कृत कर सकते हैं। बेशक कीमत उन्हें चुकानी होगी, वह बहुत बड़ी होगी, शायद अनगिनत सामग्री भी बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वह ऐसा करने या न करने पर विचार कर रहे थे, एक व्यक्ति अचानक उनके बगल में बैठ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह एक सुंदर युवक था जो लगभग उन्हीं की उम्र का था। नवागंतुक ने भी त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा, और जब उनकी आंखें मिली तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा का एक निशान देखा। दोनों को लगा कि दूसरे पक्ष की ताकत कम नहीं है। प्रज्ञा की सुंदर आंखों में भी एक अजीब रोशनी चमकी जैसे ही उसने युवक को घूरना शुरू कर दिया। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान कुछ हद तक शैतानी थी, जैसे कि अचानक दुनिया उज्ज्वल और धूप वाली हो गई थी। ये बर्फीला हृदय बर्फ कमल काफी अच्छा है। युवक ने अपनी निगाह हटाए और अपने सामने के दुर्लभ खजाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 10 संत अमृत गोलियां, विक्रेता अभी भी उदासीनता से उद्धृत किया। अच्छा, मैं इसे ले लूंगा, युवक ने हल्के से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा दोनों दंग रह गए। विक्रेता भी अविश्वास में लग रहा था। त्योरी चढ़ाते हुए उसने कहा, पहले मुझे 10 संत अमृत गोलियां दो और यह चीज तुम्हारी है। वह स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करता था कि इतना छोटा आदमी एक ही बार में 10 संत अमृत गोलियां निकाल सकता है। युवक थोड़ा मुस्कुराया और एक ब्रह्मांड बैग फेंक दिया। खुद ही देख लो, ठीक 10 संत अमृत गोलियां हैं। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। विक्रेता ने जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को मुक्त किया, और फिर उसका चेहरा अचानक खुशी से भर गया, इससे पहले कि वह उठा और बड़े कदमों से चला गया। अगले ही पल में उसकी आकृति बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह एक अत्यंत सीधे तरीके से चला गया था और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा दोनों हक्के बक्के रह गए। युवक थोड़ा मुस्कुराया, अपना पतला हाथ बढ़ाया और सावधानी से बर्फीला हृदय बर्फ कमल उठाया, इसे दूसरे ब्रह्मांड बैग में डाल दिया और एक दोस्ताना तरीके से त्रिपाठी जीवक्ति को सिर हिलाया। दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारा खजाना नहीं चुराया। हर कोई अच्छी चीजें चाहता है। समझ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। इस युवक के साथ बहस करने का इरादा नहीं था। उनके पास पर्याप्त मोलभाव करने वाले चिप्स नहीं थे और किसी और ने उन्हें हरा दिया था। कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अलविदा, युवक ने ये कहने के बाद वह तेजी से भीड़ में भागा। वह आदमी, वह कहाँ से आया था? प्रज्ञा लंबे समय तक दंग रही, इससे पहले कि वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। 10 संत अमृत गोलियां, उसने पलक भी नहीं झपकाए। उसका एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला कोई होना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने उस दिशा में घूरना शुरू कर दिया जहां युवक गायब हो गया था, और वह एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर है। तुम्हें कैसे पता? प्रज्ञा हैरान थी। उसकी उंगलियों के सिरे से एक गोली सुगंध निकलती है, आत्मा श्रेणी की गोलियां की सुगंध, जिसे कीमिया के वर्षों के माध्यम से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। प्रज्ञा सदमे में अपना मुंह ढंकने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या वह तुम्हारे जैसा ही नहीं है? इतनी कम उम्र में आत्मा श्रेणी की गोलियां को परिष्कृत करने में सक्षम होना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। हालांकि मीनू भी एक आत्मा श्रेणी की निम्न रैंक कीमियागर थी, वह त्रिपाठी जीवक्ति से बहुत बड़ी थी। लेकिन अभी का युवक अलग था, वह त्रिपाठी जीवक्ति जितना ही दिखता था। नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। हो सकता है कि वह मुझसे भी बेहतर हो। प्रज्ञा बार बार चौंक गई, बोलने में असमर्थ थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति जैसा एक दानव हर 100 साल में केवल एक बार दिखाई देगा, लेकिन अब इस तैरते बादल का शहर में उसे वास्तव में एक और मिला। लेकिन वह एक गुंडा है, मैं नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति अचानक मुस्कुराए, दूसरे लोगों के दुर्भाग्य में खुशी लेते हुए। प्रज्ञा ने विस्मय में सिर हिलाया, वह बस थोड़ा और सुंदर है। अगर वह अपने बाल नीचे कर लेता है तो मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से एक सुंदरता होगा। हा 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 हा। त्रिपाठी जीवक्ति कुछ बार हंसे। ये शर्म की बात थी कि एक आदमी ऐसा दिखता था। चलो चलते हैं, चलो चारों ओर देखते रहते हैं, अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने इशारा किया और प्रज्ञा जल्दी से उनका पीछा किया। असंतोषजनक ढंग से कह रही थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे पीने के लिए दावत दोगे, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? चलो कुछ शराब खरीदते हैं और पीने के लिए सराय वापस चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका सारा अच्छा भाग्य समाप्त हो गया हो। दोनों 2 घंटे तक व्यापार क्षेत्र में घूमते रहे, लेकिन फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं मिला।
हालांकि जैसे ही वे घर लौटने वाले थे, उन्होंने एक आदमी को एक नया स्टार लगाते हुए देखा और अपने ब्रह्मांड बैग से दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक स्थिर धारा निकाल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ी उम्मीद महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये व्यक्ति एक कीमियागर लगता था क्योंकि उसने अपनी छाती पर कीमियागर की नाम टिका पहन रखी थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उसका रैंक क्या था। जड़ी बूटियां जो उसने निकाली थी वे अपेक्षाकृत कीमती थी और उन्हें दुर्लभ खजाने माना जा सकता था। चलो देखते रहते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रज्ञा से कहा, इससे पहले कि वह स्टाल के सामने खड़े हो गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। आसपास के लोगों को भी इस जगह में अंतर का पता चला लगता था। जल्द ही कई लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। जड़ी बूटियां जो इस कीमियागर ने निकाली थीं, उन्हें जल्दी से छीन लिया गया और व्यापार फल फूल रहा था। जब दर्शकों ने देखा कि उसका ब्रह्मांड बैग खाली है, तो वे थोड़ी निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सके। थोड़ा इंतजार करें, मेरा एक साथी जल्द ही आ रहा है, उसके पास बहुत अच्छी सामग्री है, विक्रेता ने कहा। ये सुनकर जो भीड़ जाने वाली थी, वह इसका इंतजार किए बिना नहीं रह सकी। दोस्त, तुम्हें और तुम्हारे साथी को ये खजाने कहाँ से मिले? वे सभी काफी पुराने लगते हैं, किसी ने उत्सुकता से पूछा। हे, तुम्हें बताने में कोई नुकसान नहीं है, हमें गलती से एक रहस्यमय छोटी दुनिया मिली। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस कुछ जड़ी बूटियां वहाँ उग रही थी। ये सभी चीजें वहाँ से ली गई थी। तुम्हारा भाग्य वास्तव में अच्छा है, जिसने पूछा उसने ईर्ष्या के साथ कहा। छोटी बंद दुनिया बड़ी या छोटी हो सकती है। छोटी बंद दुनिया जहाँ प्राचीन दानव कबीला रहता था, वह अपेक्षाकृत बड़ी थी, लेकिन कुछ छोटे स्थान भी थे जिनके प्रवेश द्वार अत्यंत अच्छी तरह से छिपे हुए थे। उन्हें एक प्रकार की बंद दुनिया माना जा सकता था। इस तरह की छोटी बंद दुनिया में प्राचीन लोगों द्वारा छोड़े गए खजाने या प्राकृतिक खजाने हो सकते हैं, लेकिन ये भी संभव था कि वहाँ कुछ भी न हो। सब कुछ उस व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता था जिसने इस छोटी बंद दुनिया को पाया था। एपिसोड नंबर 703। हालांकि टोंग सुवान क्षेत्र के अनगिनत खेती करने वाले अनगिनत वर्षों से छिपी हुई रहस्यमय छोटी दुनिया की तलाश कर रहे थे, फिर भी कई जगहें थीं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया था। ये रहस्यमय छोटी दुनियाएं सभी कुंवारी भूमि थी जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया था, इसलिए उनमें चौंका देने वाला धन होने की बहुत संभावना थी। सामने का कीमियागर और उसका साथी स्पष्ट रूप से ऐसे स्थान को खोजने के लिए बेहद भाग्यशाली थे। इसने भीड़ को ईर्ष्या महसूस कराई। कुछ ही समय बाद एक और मध्यम आयु वर्ग का आदमी आया और कीमियागर के बुलावे पर अपने ब्रह्मांड बैग से दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक स्थिर धारा निकालने लगा। हर बार जब वह एक वस्तु निकालता था, तो ये भीड़ के बीच एक हाथापाई का कारण बनता था। जो लोग जड़ी बूटियों की तलाश में इस व्यापार क्षेत्र में आए थे, उनके पास आमतौर पर एक अपेक्षाकृत पेशेवर दृष्टि थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ऐसे महान अवसर को याद नहीं करेंगे। दृश्य जीवन था क्योंकि कीमियागर और उसका साथी एक जड़ी बूटियां बेच रहा था जबकि दूसरा क्रिस्टल पत्थर एकत्र कर रहा था। दोनों बहुत व्यस्त थे। वे दोनों ईमानदार लोग लगते थे। उन्होंने कीमत बढ़ाने का अवसर नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने बाजार मूल्य में थोड़ी वृद्धि की। इस तरह की वृद्धि ने खरीदारों को इसे स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर करीब से ध्यान दे रहे थे और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि हालांकि ये जड़ी बूटियां सभी अच्छी थीं, उनमें से कोई भी वह नहीं थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अचानक कीमियागर के साथी ने एक धधकती लाल गोल वस्तु निकाली जो एक जलते हुए अग्नि गोले के समान थी। जैसे ही यह वस्तु दिखाई दी, आसपास की हवा झुलसाने वाली गर्म हो गई। हर कोई उससे आने वाली अद्वितीय और शक्तिशाली औषधीय प्रभावकारिता को महसूस कर सकता था। वस्तु से मानव शरीर के नाड़ी के समान कुछ घनी जाली जैसी नाड़ियां भी उग रही थीं। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। उन्होंने तेजी से एक कदम उठाया। उसी समय कई लोग जो जानकार थे, उन्होंने भी अपने हाथ बढ़ाए और एक पल में धधकती लाल जड़ी बूटी को पकड़ने के लिए एक दर्जन से अधिक बड़े हाथ बाहर निकले। प्रज्ञा एक पल के लिए चुप रही, इससे पहले कि उसने धीरे से अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे एक अदृश्य सदमे की लहर उसके केंद्र के रूप में बाहर निकली, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक तीसरे क्रम के श्रेष्ठ स्वामी के छिपे हुए विस्फोट ने उन लोगों को प्रभावित किया जो त्रिपाठी जीवप्ती के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ताकि वे अपना पैर खो दें और पीछे हट जाएं। इस अराजकता के बीच त्रिपाठी जीवप्ती और प्रज्ञा ने एक नजर का आदान प्रदान किया। दोनों ने एक जानबूझकर मुस्कान प्रकट की। अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती के बड़े हाथ ने धधकती लाल गोल औषधीय जड़ी बूटी को पकड़ लिया, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि दूसरे हाथ ने भी दूसरी तरफ को पकड़ लिया। उपस्थित लोगों में केवल त्रिपाठी जीवप्ती और वो प्रज्ञा की आभा से प्रभावित नहीं थे। हाथ के मालिक को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और प्रज्ञा भी हैरान थी। ये व्यक्ति वास्तव में वही युवक था जिसने अभी अभी 10 संत गोलियों के साथ बर्फीला हृदय बर्फ कमल खरीदा था। दूसरे पक्ष ने भी त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। वह मुस्कुराया। सभी के फिर से पैर जमीन पर पड़ जाने के बाद उन्होंने प्रज्ञा को डर और नाराजगी के साथ देखा। लेकिन जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष इतनी सुंदर महिला थी, तो उसके दिल का क्रोध कम होने से खुद को रोक नहीं पाया। हे, एक अच्छा तमाशा होने वाला है। किसी ने त्रिपाठी जीवप्ती और युवक के बीच विवाद को देखा और अजीब तरह से हंसे बिना नहीं रह सका। हर किसी ने अजीब भाव पहने हुए थे जैसे ही उन्होंने इंतजार किया। वे सभी सोच रहे थे कि आखिरी हंसी कौन हंसेगा और कौन इस कीमती औषधीय जड़ी बूटी को प्राप्त करेगा। दोस्त,
क्या संयोग है। युवक ने त्रिपाठी जीवक्ति को देखकर मुस्कुराया, जिससे सफेद दांतों का एक सेट दिखाई दिया। ये सच है। त्रिपाठी जीवक्ति भी मुस्कुराए। अपनी त्योरी उठाते हुए उन्होंने पूछा, तुम भी यह चीज चाहते हो? जैसा कि मैंने कहा, हर कोई अच्छी चीजें चाहता है। इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ एक ही चीज के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक आसान से जाने वाले स्वर में कहा, युवक को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे पक्ष ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि वे चीजें अच्छी हैं, वे वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे केवल ये पृथ्वी अग्नि केंद्र चाहिए। हाँ, मेरे जैसा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? युवक ने त्योरी चढ़ाई। ऐसी स्थिति का सामना करने की कभी उम्मीद न करते हुए युवक विक्रेता की ओर मुड़ा और पूछा, दुकानदार, क्या आपके पास कोई और पृथ्वी अग्नि केंद्र है? विक्रेता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। केवल यही एक है, और इसे खोजने में हम दोनों को बहुत प्रयास लगा। हमें इसे 1000 मीटर भूमिगत खोजना पड़ा। पृथ्वी अग्नि केंद्र केवल उन स्थानों पर बनने की बहुत कम संभावना थी जहां भूमिगत ज्वालाएं मौजूद थीं। उन्हें पृथ्वी अग्नि की पित्त के रूप में जाना जाता था। भूमिगत ज्वालाओं के सभी सार का एक संग्रह और इसके अनंत उपयोग थे। अगर त्रिपाठी जीवक्ति प्राचीन दानव कबीला को बचाने के लिए संत गोली को परिष्कृत करना चाहते थे तो उन्हें इस पृथ्वी अग्नि केंद्र की आवश्यकता थी। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यह युवक इस पृथ्वी अग्नि केंद्र के साथ क्या करना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह इसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। अरे दोस्त, कृपया कोमल रहे। अगर तुम और बल का उपयोग करते हो तो ये पृथ्वी अग्नि केंद्र नष्ट हो जाएगा। युवक की अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही उसने त्रिपाठी जीवक्ति के दृढ़ रवैये को देखा। थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। यहाँ भी वही है। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए, एक पल के लिए संकोच करते हुए कहने से पहले, क्या तुमने अभी अभी बर्फीला हृदय बर्फ कमल नहीं खरीदा? तुमने आज कुछ लाभ कमाया है। इस पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? वह एक अलग मामला है। दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया। ऐसा करते हैं, अगर ये दोस्त एक कदम पीछे हट सकता है तो मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ। इस पृथ्वी अग्नि केंद्र की कीमत के बारे में क्या? त्रिपाठी जीवक्ति ने दृढ़ता से सिर हिलाया और हल्के से कहा, अगर तुम पीछे हट सकते हो तो मैं भी तुम्हें मुआवजा दे सकता हूँ। हाँ, युवक ने एक खोखली हंसी निकाली। उसका चेहरा लाचारी से भर गया। तुम दोनों इस तरह बहस करने से मुझे व्यापार करने में मुश्किल हो रही है। क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते और फैसला नहीं कर सकते कि कौन खरीदना चाहता है? विक्रेता भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और आग्रह किया, एक पल रुको, मैं इस दोस्त को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, युवक ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, एक आदमी अचानक भीड़ में से बाहर निकला। उसकी आंखें अहंकार से चमक रही थीं जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी अग्नि केंद्र की ओर झपटा, चिल्लाते हुए, तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, ये पृथ्वी अग्नि केंद्र मेरा है। त्रिपाठी जीवक्ति और युवक की अभिव्यक्ति एक ही समय में बदल गई। इस पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन दोनों ने बहुत बल का उपयोग किया था और पहले ही उस सीमा तक पहुंच चुके थे जिसे पृथ्वी अग्नि केंद्र सहन कर सकता था। अगर इस व्यक्ति ने जो अचानक दिखाई दिया था वास्तव में अपनी ताकत बढ़ा दी थी तो पृथ्वी अग्नि केंद्र तुरंत नष्ट हो गया होगा। इस व्यक्ति के हाथ को बाहर निकलने का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवक्ति और युवक दोनों ने एक ही समय में हमला किया। 2 हथेलियां बाहर भेजी, दूसरे पक्ष को वापस खटखटाया। नवागंतुक भी एक युवक था, लेकिन जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे ये स्पष्ट था कि उसकी एक श्रेष्ठ स्थिति थी। स्पष्ट रूप से उसकी कुछ पृष्ठभूमि थी। वापस खटखटाए जाने के बाद युवक का चेहरा क्रोध से भर गया। जैसे ही वह मुस्कुराया, तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे पास हिम्मत है? तैरते बादल का शहर में किसी ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं की है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम फिर से उस हाथ को बाहर निकालने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे काट नहीं दूंगा? युवक जो पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए त्रिपाठी जीवक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसने एक हिंसक अभिव्यक्ति के साथ कहा। पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए त्रिपाठी जीवक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय वह अभी भी एक शांत व्यवहार बनाए रख सकता था और अपने साधनों पर भरोसा कर सकता था, लेकिन यह व्यक्ति जो अचानक दिखाई दिया उसने उसे कुछ हद तक नाखुश कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन उनकी आभा धीरे धीरे खतरनाक हो गई। दर्शक अचानक घबराहट में चिल्ला उठे, 2 छोटे भाई। विक्रेता ने चुपचाप नवागंतुक को देखा और अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदलते हुए मदद नहीं कर सका। जैसे ही उसने फुसफुसाया, ये युवा स्वामिनी कौन है, तुम उसे नाराज नहीं कर सकते? क्या उसकी एक महान पृष्ठभूमि है? त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में पूछा। उन्होंने पाया कि कई दर्शकों ने इस निकॉम को देखने पर भय का एक रूप दिखाया। जो लोग उसके पास पहुंचे थे वे सभी उससे दूरी बना रहे थे। दूसरे पक्ष की ताकत उच्च नहीं थी, केवल एक अमर आरोहण सीमा 6 या 7वें चरण का खेती करने वाला था, इसलिए स्पष्ट रूप से वे इस निकॉम के पीछे की शक्ति से डरते थे। विक्रेता एक पल के लिए घूरता रहा, इससे पहले कि वह चुपचाप निकॉम की ओर देखा। दूसरे पक्ष की अहंकारी अभिव्यक्ति को देखकर और उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, उसने तुरंत समझा कि यह निकॉम स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह इन 2 बच्चों को अपनी पहचान बताए जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते थे, ताकि वे पीछे हटने की पहल करें। शांत होते हुए विक्रेता ने चुपचाप समझाया, 2 छोटे भाइयों को तैरते बादल का शहर में अभी अभी पहुंचना चाहिए, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम नहीं जानते।
इस शहर में एक नगर स्वामी और 2 उपनगर स्वामी हैं, दोनों सन सीमा के स्वामी हैं। उपनगर स्वामियों में से एक को झोंग लियान कहा जाता है, जो मानव जाति का एक स्वामी है। उसकी एक महिला है जिसका नाम नी चू फेंग है, जो पहले क्रम का श्रेष्ठ है। यह युवा स्वामी नीकोंग नी चू फेंग का भतीजा है। 2 छोटे भाई उपनगर स्वामी झोंग लियान नी चू फेंग का बहुत शौकीन है। तो ऐसा है, त्रिपाठी जीवप्ती और उनके प्रतियोगी ने एक ही समय में सिर हिलाया। इस युवा स्वामी नीकोंग के पीछे एक सन सीमा का स्वामी था और वह तैरते बादल का शहर के अधिपतियों में से एक भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी अहंकार से काम करता था, जिससे कई लोग उससे डरते थे। नीकोंग ने व्यंग्य किया, क्या तुम अब जानते हो कि यह युवा स्वामी कौन है? अगर तुम करते हो तो पृथ्वी अग्नि केंद्र को नीचे रखो। अगर तुम अभी करते हो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से जाने दे सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए। क्या यह नहीं कहा जाता है कि तैरते बादल का शहर में लड़ने की अनुमति नहीं है? विक्रेता की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई जैसे ही वह हकलाया। छोटे भाई मजाक कर रहे होंगे, ये जगह कहाँ लड़ने की अनुमति नहीं देती है। ये नियम अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन ऐसे लोगों की एक छोटी संख्या है जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने जानबूझकर या अनजाने में नीकोंग की ओर देखा। यह नीकोंग स्पष्ट रूप से इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम स्थिति की गंभीरता को समझते हो? युवक अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक गंभीर नजर आया। अगर तुम करते हो तो जल्दी से जाने दो, नहीं तो अगर यह युवा स्वामी नीकोंग क्रोधित हो जाता है तो मुझे डर है कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। तुम क्यों नहीं जाने देते? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए दूसरे पक्ष को देखा। युवक ने व्यंग्य किया, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या तुम मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं पहले मरूंगा या तुम पहले मरोगे? त्रिपाठी जीवप्ती हिलने से इनकार कर दिया। प्रज्ञा की सुंदर आंखें झिलमिला उठी जैसे ही उसने स्थिति में बदलावों पर करीब से ध्यान दिया। जीवन शक्ति किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए चुपके से तैयारी कर रही थी। जब दोनों बहस कर रहे थे, नीकोंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने पाया कि ये दोनों उससे बिल्कुल नहीं डरते थे। अपनी पहचान और पृष्ठभूमि जानने के बाद भी वे अभी भी पृथ्वी अग्नि केंद्र के स्वामित्व के बारे में बहस कर रहे थे। इसने उसे बहुत नाखुश कर दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए नीकोंग ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन इस तैरते बादल का शहर में मेरा अंतिम निर्णय है। ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर पृथ्वी अग्नि केंद्र को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में जीवन शक्ति टिमटिमा रही थी। स्पष्ट रूप से पृथ्वी अग्नि केंद्र को नष्ट करने का इरादा था अगर वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति क्रोधित हो गई और उसने अचानक दूसरे पक्ष के बाहर निकले हुए हाथ की ओर एक मुक्का मारा। उसी समय युवक का पतला हाथ भी थोड़ा हिल गया। नीकोंग का शरीर अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से रोचक थी। अगले ही पल में एक खूनी रोशनी विकसित हुई जैसे ही नीकोंग का बाहर निकला हुआ हाथ कलाई से काट दिया गया और इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, वह हवा के बीच में एक खूनी कोहरे में विस्फोट हो गया। एपिसोड नंबर 704। नीकोंग के लड़खड़ाने के साथ ही एक दयनीय चीख गूंज उठी। उसके घाव से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। दर्शकों ने भी विस्मय से चिल्लाया। उनमें से किसी ने भी इस तरह के दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। त्रिपाठी जीवप्ती का मुक्का, हालांकि हत्या के इरादे से भरा था, केवल एक चेतावनी थी, जानलेवा वार नहीं। नीकोंग की कलाई का कट जाना सीधे युवक के हमले के कारण हुआ था। जीवन शक्ति की सुरक्षा के बिना त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत ने उसकी कटी हुई कलाई को विस्फोटित कर दिया। विक्रेता तो और भी अधिक हक्का बक्का रह गया। उसका जबड़ा लटक गया क्योंकि उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? तुम मरने के लायक हो। नीकोंग अचानक संभल गया। अपने कटी हुई कलाई को पकड़कर त्रिपाठी जीवप्ती और युवक पर पागलों की तरह गरज उठा। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति उदासीन रही क्योंकि उन्होंने उसे ठंडक से घूरना जारी रखा। दूसरी ओर युवक ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम फिर से अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत करते हो तो मैं इसे काट दूंगा। नीकोंग की अभिव्यक्ति जम गई क्योंकि वह अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। युवक ने ठंडक से थूक दिया। नीकोंग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि उसने तेज दर्द को सहन किया और गरज उठा, तुम बस इंतजार करो। इन शब्दों को छोड़कर नीकोंग हवा में उड़ गया। जहां भी वह गया खून का छिड़काव हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी। जंगलों को काटने और जड़ों को खत्म करने की अपनी इच्छा को दबाते हुए इसके बजाय अपने प्रतियोगी पर एक नजर डाली। दृश्य इतना शांत था कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सबकी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती और युवक पर टिकी हुई थी। उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग थी। कुछ खुश थे, कुछ सहानुभूतिपूर्ण, कुछ सोच रहे थे कि क्या इन दोनों के पास किसी तरह का शक्तिशाली समर्थक था और वे सन सीमा के स्वामी से डरते नहीं थे। 2 छोटे भाई, हाय। विक्रेता निःशब्द था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बस कुछ जड़ी बूटियां बेचने से इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी। क्षमा करें, मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था। युवक ने अजीब तरह से मुस्कुराया इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखता। इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी। क्या तुम डरते नहीं हो? अगर तुम नहीं डरते तो मुझे क्यों डरना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती सार्थक ढंग से मुस्कुराए।
रोचक, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा काला पड़ गया। मुझे पुरुषों में रुचि नहीं है। युवक को जल्दी से अपने शब्दों में अस्पष्टता का एहसास हुआ और उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया। तुमने गलत समझा, मुझे बस लगता है कि तुम मेरे पसंद के हो। हम दोस्त क्यों नहीं बन जाते? ठीक है, पहले मुझे पृथ्वी अग्नि केंद्र दो। दूसरे पक्ष ने दांत पीसने में मदद नहीं की। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर हम इस तरह से लड़ते रहे तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी हार नहीं मानेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। सख्ती से कहूं तो उन्होंने ये भी देखा था कि उनका व्यक्तित्व दूसरे पक्ष के समान था। जब समान व्यक्तित्व वाले लोग किसी विवाद का सामना करते थे तो उनके लिए अक्सर एक आम सहमति तक पहुंचना मुश्किल होता था, क्योंकि हर कोई एक ही दिशा में कार्य करेगा। हालांकि ऐसे समय भी थे जब उनके बीच एक मौन समझ थी। उदाहरण के लिए, अभी जब वे दोनों निकॉम से निपटने के लिए एक साथ हमला करते थे, या अभी जब वे जंगलों को काटने और जड़ों को खत्म करना चाहते थे। न केवल त्रिपाठी जीवक्ति के पास यह विचार था, बल्कि दूसरे पक्ष के पास भी था। ये दोस्त एक किमियागर है ना? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम भी, चूंकि हम दोनों किमियागर हैं और हम जड़ी बूटियों पर भी विवाद में हैं, तो क्यों न हम कौशल की तुलना करें? उस आदमी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे से सुझाव दिया। जरूर। त्रिपाठी जीवक्ति ने आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखाते हुए हल्के से सिर हिलाया। अच्छा। दूसरे पक्ष ने जोर से सिर हिलाया और हंसा। लेकिन पहले सहमत हो जाते हैं। जो भी जीतेगा उसे पृथ्वी अग्नि केंद्र मिलेगा। उससे पहले ये चीज इस सुंदर लड़की द्वारा रखी जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने प्रज्ञा की ओर देखा। प्रज्ञा खिलखिलाकर हंसी और अपने मुंह को ढांकते हुए कहा, युवक, तुम सच में बात करना जानते हो? ये सच है। प्रज्ञा और भी खुशी से मुस्कुराए। विक्रेता से पृथ्वी अग्नि केंद्र की कीमत के बारे में पूछताछ करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति और दूसरे पक्ष ने क्रिस्टल पत्थर का आधा हिस्सा खर्च किया और विक्रेता से पृथ्वी अग्नि केंद्र खरीदा। प्रज्ञा ने इसे गंभीरता से प्राप्त किया और कहा, छोटे मार्शल भतीजे, हालांकि मार्शल अंकल वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे और दूसरे पक्ष के बीच एक प्रतियोगिता है। मार्शल अंकल ये चीज अंत में जीतने वाले को देंगे। अगर तुम उस समय हार जाते हो तो मार्शल अंकल को दोष मत देना। एक आदमी के रूप में उसे अपना वचन निभाना होगा। हाँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। पहले एक शांत जगह ढूंढते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग लगते हैं। दूसरे पक्ष ने भी सहमत व्यक्त की। विक्रेता ने निःशब्द अभिव्यक्ति पहनी और कहा, दो छोटे भाइयों, तुम्हें तैरते बादल का शहर को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। युवा स्वामी निकॉम घायल हो गया है। अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो मुझे डर है कि तुम नहीं जा पाओगे। अगर वह अब वापस जाता है तो वह निश्चित रूप से मदद लेकर आएगा। यह ठीक है। युवक ने हल्के से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवक्ति से कहा, चलो तुम्हारी जगह चलते हैं। जहां मैं रहता हूं वो सुविधाजनक नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन रही, क्योंकि उन्होंने और प्रज्ञा ने रास्ता दिखाया। तीनों के जाने के बाद विक्रेता ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, वे दो पागल। तुम किस बारे में चिंतित हो? चूंकि वे इतने निडर हैं तो उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। मुझे डर है कि इस बार निकॉम को नुकसान होने वाला है। हे, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। विक्रेता के साथी ने व्यंग्य किया। स्पष्ट रूप से निकॉम के बारे में उसकी कोई अच्छी राय नहीं थी और वह इन दो युवकों के उसे एक अच्छा सबक सिखाने का इंतजार कर रहा था। इन शब्दों ने कई लोगों की सहमत को आकर्षित किया और कुछ उबे हुए लोगों ने तीनों की दिशा का अनुसरण किया। तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सराय के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा का कमरा। प्रवेश करने के बाद युवक ने चारों ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। इससे पहले कि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया, जय आओ, मुझे इस दोस्त को कैसे संबोधित करना चाहिए? त्रिपाठी जीवक्ति। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना नाम नहीं छिपाया और प्रज्ञा की ओर देखा, यह मेरी मार्शल चाची प्रज्ञा है। तुम 1000 साल के दानव फूल के लिए यहाँ है ना? हाँ। तुम भी? हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य तुम्हारे से अलग है, इसलिए तुम्हें मेरे 1000 साल के दानव फूल को छीनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद जब समय आएगा तो हम सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग? त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाए, हम कैसे सहयोग करते हैं? अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, जब समय आएगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। शायद तुम ऊंचे स्वर्ग के कगार तक नहीं पहुंच पाओगे। जय याओ हल्के से मुस्कुराया, चलो पहले हाथ में मौजूद मामले से निपटते हैं। तुम कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? त्रिपाठी जीवक्ति पालती मारकर बैठ गए और अपना धूपदान निकाला। ये धूपदान काली किताब के तीसरे पृष्ठ से प्राप्त हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति आमतौर पर इसे कीमिया के लिए एक भट्टी के रूप में उपयोग करते थे। जैसे ही उसने ये धूपदान देखा, जय याओ चमकने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दोस्त वास्तव में एक स्वामी है। इतना छोटा गोली भट्टी दुर्लभ है। एक कीमियागर को गोलियां को परिष्कृत करते समय प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अपनी गोली भट्टियों में विभिन्न आत्मा सरणियों को अंकित करने की आवश्यकता होती है। गोली भट्टी जितनी बड़ी होगी, आत्मा सरणियों को अंकित करना उतना ही आसान होगा, और इसके विपरीत। इसलिए एक कुशल कीमियागर को एक ऐसी गोली भट्टी की आवश्यकता नहीं थी जो बहुत बड़ी हो। कुछ हद तक एक कीमियागर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली भट्टी जितनी छोटी होगी, कीमियागर के कौशल का स्तर उतना ही उच्च होगा। जैसे ही उसने बात की, जय याओ ने भी अपनी गोली भट्टी निकाली।
उसकी गोली भट्टी बहुत उत्कृष्ट थी, ड्रैगन और फीनिक्स के साथ तराशी हुई थी और कारीगरी उत्कृष्ट थी। स्पष्ट रूप से यह एक कलाकृति परिष्कृत ग्रैंडमास्टर के हाथों से आई थी। इसके अलावा इस गोली भट्टी का आकार लगभग त्रिपाठी जीवप्ती के समान था। त्रिपाठी जीवप्ती की गोली भट्टी की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती का धूपदान थोड़ा साधारण और अपरिष्कृत था, लेकिन कोई भी देख सकता था कि त्रिपाठी जीवप्ती का धूपदान दूसरे की तुलना में उच्च श्रेणी का था। जय याओ ने ईर्ष्या के भाव से त्रिपाठी जीवप्ती के धूपदान को घूरना शुरू कर दिया। उसकी गोली भट्टी उसे उसके गुरु ने दी थी और ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गोली भट्टियों में से एक थी। ये वह थी जिसका उपयोग उसके गुरु जवान होने पर कीमिया करने के लिए करते थे, और त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि इस दुनिया में उसके गुरु से बेहतर कोई गोली भट्टी नहीं होगी, लेकिन अब उन्होंने एक और खोजी थी। एक गोली जीत या हार का निर्धारण करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गोली परिष्कृत की जाती है, हम केवल गोली के ग्रेड और गुणवत्ता और इसे परिष्कृत करने में लगने वाले समय को देखेंगे। जय याओ ने खुद को शांत किया और नियमों को बताया। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत सहमत हो गए। तो चलो शुरू करते हैं। जय याओ ने अपना सिर झुकाया और अगले ही पल में उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जैसे ही उसने तेजी से कई जड़ी बूटियां निकाली। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ भी चलने लगे, काली किताब के स्थान से विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां निकाल रहे थे। चाहे वह मात्रा हो या आयु, सब कुछ बिल्कुल सही था। एक अदृश्य बल कमरे में मंडरा रहा था, क्योंकि दोनों युवकों ने सावधानी से अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, अपनी जीवन शक्ति का संचरण कर रहे थे, इसे अपनी गोली भट्टियों के चारों ओर लपेट रहे थे और अंदर आत्मा सरणियों को अंकित करना शुरू कर रहे थे। प्रज्ञा की सुंदर आंखें उनके आंदोलनों को घूर रही थीं। आश्चर्य का भाव उसके चेहरे पर दिखाई दिया जैसे ही उसने अपने मुंह को ढंकने में मदद नहीं की। उसने पाया कि उसके सामने के दोनों युवकों के आंदोलन आश्चर्यजनक रूप से संगत थे, और जिस गति से वे आत्मा सरणियों को अंकित कर रहे थे वह बराबर थी। इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो कीमिया में उसके छोटे मार्शल भतीजे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। ये जय याओ कौन था? प्रज्ञा हैरान थी, क्योंकि उसने उत्सुकता से देखा, अपनी सांस को रोक लिया। 10 सांसों से भी कम समय में आत्मा सरणियों को गोली भट्टियों के अंदर पूरी तरह से अंकित कर दिया गया था। दोनों युवकों ने फिर एक ही समय में अपनी अपनी जड़ी बूटियां निकाली, अपनी जीवन शक्ति को निगल लिया। त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति का सबसे शुद्ध रूप थी, जबकि दूसरे की जीवन शक्ति चंदन के समान थी, एक जलती हुई ज्वाला। दोनों ही कीमिया के लिए बहुत उपयुक्त थी। जड़ी बूटियां जीवन शक्ति के अंदर लुढ़क गई और औषधीय तरल पदार्थ जल्दी से संघनीकृत हो गए। अशुद्धियां नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दर पर हटा दी जा रही थी और वाष्पित हो रही थी। औषधीय तरल पदार्थ जीवन शक्ति के चारों ओर बारिश की बूंदों की तरह नाच रहे थे, और हर बार जब वे तैरते थे तो औषधीय तरल पदार्थ अधिक शुद्ध और अधिक संघनीकृत हो जाते थे। दोनों युवकों के हाथ थोड़े कांप रहे थे, और संघनीकृत औषधीय तरल पदार्थ एक दूसरे की गोली भट्टियों में सटीक रूप से गिर गए। दूसरी जड़ी बूटी निकाली गई और उसी प्रक्रिया को दोहराया गया। प्रज्ञा की सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमकी, क्योंकि उसने इस पर करीब से ध्यान दिया। उसने पाया कि उसके सामने के दोनों युवक कीमिया में पूरी तरह से डूबे हुए थे, अब उनके आसपास किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे थे। गंभीरता की डिग्री जो उन्होंने प्रदर्शित की वह त्रुटिहीन थी। जब पुरुष गंभीर होते हैं तो उनमें एक अलग तरह की सुंदरता होती है। प्रज्ञा ने उसे देखा और उसका दिल हिल गया। उसने तुरंत समझा कि ये दोनों युवक भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, एक ऊंचाई जिस तक कोई और नहीं पहुंच सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कमरा धीरे धीरे गोलियों की लुभावनी सुगंध से भर गया। दोनों युवकों की जीवन शक्ति उनकी संबंधित गोली भट्टियों के चारों ओर लिपटी हुई थी, और वे कीमिया के अंतिम चरण में थे। अचानक जय याओ का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसके मुंह के कोने एक मुस्कान में घुमावदार हो गए। उसने बाहर पहुंचकर अपनी गोली भट्टी को थपथपाया और एक गोल गोली बाहर उड़ गई और उसके हाथ में पकड़ी गई। गोली की गुणवत्ता और ग्रेड की जांच करने के बाद जय याओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि यह जल्दबाजी में था और वह घबराया हुआ था, उसने अपने कीमिया कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती अंतिम चरण तक पहुंच गए लगते थे। प्रज्ञा घबराए बिना नहीं रह सकी। त्रिपाठी जीवप्ती पहले से ही समय के मामले में पीछे थे, और अगर वह गुणवत्ता के मामले में जय याओ को पार नहीं कर सके तो त्रिपाठी जीवप्ती को संदेह के बिना हार माननी पड़ेगी। इन दोनों युवा कीमियागरों के बीच प्रतिस्पर्धा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, और प्रज्ञा लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। एपिसोड नंबर 705। जय याओ के अपनी गोली परिष्कृत करने के तुरंत बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने सामने की कीमिया भट्टी को धीरे से थपथपाया, जिससे एक भूरे रंग की गोली बाहर निकली और उनके हाथ में गिर गई। आश्चर्यजनक, जय याओ ने ईमानदारी से प्रशंसा की। अपने प्रतिद्वंद्वी की कीमिया भट्टी से आने वाली सुगंध से वह यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने संदेह के बिना एक आत्मा श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया था। ये किस ग्रेड की थी, इसका उसे सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी की परिष्करण गति वास्तव में उसकी अपनी गति से कम नहीं थी। उसकी अपनी कीमिया गति पहले ही उसके शिक्षक की सख्त आवश्यकताओं को पूरा कर चुकी थी। जब से उसे याद है वह हमेशा अपने शिक्षक के पक्ष में रहा है, पहाड़ों में कीमिया का तरीका सीख रहा है, अपने शिक्षक की शिक्षाओं को सुन रहा है, और उसे आज जो कुछ भी हासिल हुआ है उसे हासिल करने से पहले लगभग 20 वर्षों तक कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा है।
यह आदमी का शिक्षक कौन था? वह वास्तव में ऐसे शिष्य को सिखाने में सक्षम था? जय याओ वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति में रुचि रखते थे। उनकी आंखें उसे घूर रही थी, हार मानने को तैयार नहीं थे। समय के मामले में तुम जीतते हो, तुम थोड़े बेहतर हो। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन थी। इस छोटी सी हार के कारण बहुत अधिक भावना नहीं दिखा रहे थे। चलो फिर से हमारी गोलियों की गुणवत्ता की तुलना करते हैं। जय याओ मुस्कुराए और अपना हाथ खोला, आत्मविश्वास से कहते हुए, आत्मा श्रेणी की उच्च रैंक गोली। गोली को अपनी आंखों के सामने प्रस्तुत करते हुए, मेरी भी एक आत्मा श्रेणी की उच्च रैंक गोली है। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी अपना हाथ खोला। प्रज्ञा की अभिव्यक्ति यह सुनकर अंधेरी हो गई। हर किसी ने समान ग्रेड की गोली को परिष्कृत किया था, लेकिन इस जय याओ ने थोड़ा कम समय का उपयोग किया था, इसलिए इस प्रतियोगिता का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। हाँ, मैं जीत गया। जय याओ हंसे। जरूरी नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? जय याओ की अभिव्यक्ति अचानक उदासी से भर गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया, हमला करने के संकेत दिखाते हुए। खुद ही देखो, त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से आत्मा श्रेणी की गोली फेंक दी जिसे उन्होंने अभी परिष्कृत किया था। जय याओ ने इसे पकड़ा और संदेह से देखा। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा सदमे से भर गया। वह खतरे में चिल्लाया, गोली नसें। ये गोली त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा परिष्कृत की गई थी। गोली का गोल शरीर अनगिनत छोटी रेखाओं से घना हुआ था। ये ऊर्जा रेखाएं मानव शरीर के नाड़ी की तरह थी, जो अत्यंत मजबूत औषधीय प्रभावकारिताओं के साथ बह रही थी। यदि कोई सावधानीपूर्वक सुनता तो कोई इन रेखाओं के माध्यम से बहने वाली औषधीय प्रभावकारिताओं की आवाज भी सुन सकता था। इस गोली का औषधीय प्रभाव निस्संदेह त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा चरम तक परिष्कृत किया गया था। ये कैसे संभव है? जय याओ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने अपनी सांस को शांत किया और लंबे समय तक अपनी आवाज को केंद्रित किया। त्रिपाठी जीवक्ति को कोई जल्दी नहीं थी और बस चुपचाप इंतजार किया। प्रज्ञा के चेहरे पर भी उत्साह का भाव दिखाई दिया। उसकी पिछली आशंका पूरी तरह से दूर हो गई, उसकी जगह एक चौड़ी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद जय याओ ने एक गहरी सांस ली। उनका सीधा शरीर इस क्षण ढहता हुआ लग रहा था क्योंकि उन्होंने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया। तुम वास्तव में आश्चर्यजनक हो। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ये गोली त्रिपाठी जीवक्ति के भाग्य के कारण गोली नसें पैदा करने में सक्षम थी या नहीं, उनकी कीमिया तकनीक और कौशल संदेह से परे थे। यदि कोई गोली के औषधीय प्रभाव को चरम तक परिष्कृत नहीं करता है, भले ही किसी का भाग्य अच्छा हो, तो गोली नसें जैसी कोई चीज दिखाई देना असंभव होगा। हालांकि एक बार जब गोली नसें बनाती है तो गोली का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए जब कुशल कीमियागर गोलियां को परिष्कृत करते थे तो वे गोली नसें के जन्म का पीछा करेंगे। इस वजह से इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन भले ही वह जय याओ के गुरु थे, वह भी लापरवाही से गोली को गोली नसें दिखा नहीं सकते थे। केवल जब वह अपनी सबसे सही स्थिति में होंगे तभी वह ऐसा करने में सक्षम होंगे। गोली नसें वाली गोलियां हमेशा खेती करने वालों द्वारा खोजी जाती रही हैं। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वे एक खेती करने वाले की जान बचा सकते थे, जिससे उनकी सुरक्षा को मजबूत ढंग से गारंटी दी जा सकती थी। मैं हार गया। जय याओ ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में अनिच्छा को शांत किया और एक पल में उनका चेहरा फिर से उज्जवल हो गया। बिना किसी नाराजगी के शांत ढंग से हार मान ली। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और कुछ नहीं कहा। प्रज्ञा दूसरी ओर ने कहा, चूंकि छोटे भाई ने हार मान ली है, इसलिए ये पृथ्वी अग्नि केंद्र मेरे मार्शल भतीजे का होगा। अच्छा, चूंकि वह शर्त लगाने के लिए सहमत थे, इसलिए उन्हें अपनी हार को स्वीकार करना होगा। ये चीज उनकी है। जय याओ ने सिर हिलाया। प्रज्ञा ने पृथ्वी अग्नि केंद्र त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे लिया और अपने काली किताब के स्थान में ठूंस दिया। दोस्त, क्या मैं साहस कर सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे शिक्षक कौन हैं? दी याओ ने अपने मुंह के कोनों को झटका देते हुए पूछा। मैं कह नहीं सकता, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वह कह नहीं सकते थे, बस इतना था कि वह इसे स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते थे। मैं समझता हूँ। अप्रत्याशित रूप से जय याओ ने पूछना जारी नहीं रखा और इसके बजाय लापरवाही से सिर हिलाया। ये स्वामी अपनी पहचान प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा और अचानक महसूस किया कि इस दी याओ को एक शक्तिशाली स्वामी ने सिखाया होगा। ये बहुत संभव था कि उसके पीछे का स्वामी महाद्वीप में एक प्रसिद्ध कीमिया ग्रैंड मास्टर था। मेरा एक अभिमानी अनुरोध है, क्या ये दोस्त सहमत हो सकता है? जय याओ ने ईमानदारी से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। यह क्या है? क्या तुम ये गोली मुझे दे सकते हो? तुम इसे ले सकते हो। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए। गोली नसें वाली एक आत्मा श्रेणी की शीर्ष रैंक गोली काफी महंगी थी, लेकिन पृथ्वी अग्नि केंद्र की तुलना में यह अभी भी थोड़ा हीन थी। इसके अलावा इस जय याओ का त्रिपाठी जीवक्ति के साथ भी एक अच्छा मिजाज था, इसलिए इस समय इन लाभों और नुकसानों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद। जय याओ अत्यधिक प्रसन्न थे और जल्दी से गोली को दूर रख दिया। मार्शल अंकल, क्या आप हमें एक कप चाय डाल सकती हैं? मैं भाई जई के साथ अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने प्रज्ञा की ओर देखा और कहा। किसी के जीवन में ऐसे व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति भी उससे दोस्ती करना चाहते थे।
ये बोलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के बहुत कम दोस्त थे जो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन उनके पास महिला दोस्तों का एक समूह था। ये सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा शर्मिंदा हुए। मुझे डर है कि तुम्हें चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। प्रज्ञा हिली नहीं, लेकिन उसका सुंदर चेहरा उदासी से भरा था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी और जल्दी से महसूस किया कि परेशानी आ रही है। जिस सराय में वे थे उसके बाहर लोगों का एक समूह तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वे अभी तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनका हत्या का इरादा पहले ही वहां था। क्या तुमने वास्तव में मदद के लिए बुलाया? जई याओ ने लाचारी से सिर हिलाया। छोटे आदमी, मुझे नहीं पता कि तुम किस पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन चूंकि तुम ही हो जिसने ये परेशानी पैदा की है, तो दूसरों से तुम्हारी मदद करने की उम्मीद मत करना। तैरते बादल का शहर के उपनगर स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें मैं नाराज कर सकूं। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरा इरादा तुम्हें इसमें शामिल करने का नहीं है। जई याओ ने कहा जैसे ही वह खिड़की की ओर चला गया और बाहर झांका। बाहर की स्थिति देखने के बाद उसने लापरवाही से सीटी बजाए, वहां वास्तव में बहुत सारे लोग हैं। अपना सिर घुमाकर वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुस्कुराया। भाई त्रिपाठी, चलो कुछ और समय बात करते हैं। हाँ, तुम्हें ऊंचे स्वर्ग की कगार पर जाना ही होगा। 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ को परिष्कृत करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन जैसे ही वह इस मामले के बारे में पूछने वाले थे, दूसरा पक्ष पहले ही खिड़की से बाहर कूद गया था। ये छोटा आदमी, प्रज्ञा आलस्य से खिड़की से सट गई। नीचे की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह कुछ रहस्य जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई। जई याओ के जाने से पहले के शब्दों ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया था। इस बार तैरते बादल का शहर में आने का मुख्य कारण 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ को परिष्कृत करना था। 1000 साल के दानव फूल का औषधीय तरल पदार्थ एक श्रेष्ठ कुसान सीमा तक तोड़ने में बहुत मदद करता था, लेकिन जई याओ के शब्दों को सुनकर इस औषधीय तरल पदार्थ को परिष्कृत करना भी उनके लिए फायदेमंद होगा। बस इस औषधीय तरल पदार्थ को परिष्कृत करना उन्हें किस तरह का फायदा पहुंचाएगा, त्रिपाठी जीवप्ती समझ नहीं सके। खिड़की से खड़े होकर और बाहर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि सराय के नीचे की सड़कें और आसपास के घर पहले से ही अतिप्रवाहित थे। यहाँ के अधिकांश लोग व्यापार क्षेत्र से आए थे और जानते थे कि यहाँ जल्द ही एक अच्छा तमाशा होगा, इसलिए उन सभी ने एक अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया था और मजा देखने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसे भी थे जो खबर सुनने के बाद यहाँ इकट्ठा हुए थे। बाकी लोग, वे सभी एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा यहाँ लाए गए खेती करने वाले थे। इस सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला एक भयंकर आभा निकाल रही थी और उसका सुंदर चेहरा कुछ हद तक मुड़ा हुआ था। उसने अपने दांत पीसे और क्रोध से दी याओ को घूर लिया जो अचानक दिखाई दिया था। इस सुंदर महिला के बगल में निकोंग, जिसका हाथ काट दिया गया था, अपनी कटी हुई बांह को सहला रहा था और घृणा और नाराजगी के साथ जई याओ को घूर रहा था। स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह उसे मार दे। ओह, यह आदमी काफी रोचक है। न केवल वह भाग नहीं गया, उसने खुद को दिखाने की पहल भी की। जई याओ को दिखाई देते देखकर भीड़ में से तुरंत एक आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, इस छोटे भाई की एक मजबूत पृष्ठभूमि है। वह उस वेश्या नीचू फैंग से नहीं डरता है। उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि हो सकती है? एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता है। ये तैरते बादल का शहर है। मुझे लगता है कि इस छोटे बच्चे का भाग्य खत्म होने वाला है। इस छोटे बच्चे ने जिन सभी लोगों को वो उकसा सकता था, उसने वास्तव में निकोंग को उकसाना चुना। तैरते बादल का शहर में कौन नहीं जानता कि निकोंग उस वेश्या का जैविक पुत्र है। केवल बाहरी लोग वास्तव में सोचते हैं कि उनके पास चाची और भतीजे का रिश्ता है। उसका हाथ काटने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि नीचू फैंग हार मान लेगी? भीड़ में से फुसफुसाहटें लगातार सुनाई दे रही थी। हर कोई निकोंग और नीचू फैंग के बीच के रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। जब ये फुसफुसाहटें मध्यम आयु वर्ग की महिला के कानों तक पहुंची, तो उसका हत्या का इरादा बढ़ गया और उसकी सुंदर आंखें ठंडक से भीड़ पर घूम गई। हर कोई जल्दी से चुप हो गया, कहीं ऐसा न हो कि वे खुद पर परेशानी लाएं। क्या तुम ही थे जिसने मेरे कौम का हाथ काट दिया? नीचू फैंग ने जई याओ को घूर लिया और ठंडक से पूछा। हाँ, जई याओ ने सिर हिलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? नीचू फैंग ने अपने दांत पीसे और पूछा। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुना, तो मैं क्या कर सकता था? जई याओ ने अपने कंधे उचकाए और सार्थक ढंग से मुस्कुराए। जो कोई भी मेरी जड़ी बूटियों को नष्ट करने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है, नीचू फैंग ने व्यंग्य किया। एक तुच्छ जड़ी बूटी की तुलना मेरे कौम के हाथ से कैसे की जा सकती है? जई याओ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। तुम्हारा कौम किस काम का है? वह उन जड़ी बूटियों से कैसे तुलना कर सकता है जो मैं चाहता हूँ? चाची, उससे बकवास मत करो, मुझे उसे मारने दो। निकोंग ने क्रूरता से गर्जना की। नीचू फैंग ने जई याओ को गहराई से घूर लिया और ठंडक से पूछा, बाकी दो का क्या? उन्हें बाहर बुलाओ, मैं तुम्हें रास्ते पर भेज दूंगी। मैं अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हूँगा, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जई याओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अच्छा है। नीचू फैंग ने एक गहरी सांस ली। उसकी भरी हुई छाती उठ और गिर रही थी क्योंकि उसकी सुंदर आंखें ठंडक से चमक उठी। तुम कैसे मरना चाहते हो? मुझे बताओ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता।
जय याओ मुस्कुराए, घबराहट का थोड़ा सा संकेत भी नहीं दिखाया। मुझे डर है कि यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। नी चू फेंग ने धीरे धीरे अपना जैद सफेद हाथ उठाया और उसकी हथेली पर एक हरी जीवन शक्ति धीरे धीरे संघनीकृत हो गई। एक पल में हवा में एक सड़ी हुई गंध भर गई। एपिसोड नंबर 706। नी चू फेंग एक पहले क्रम का श्रेष्ठ थी, और हालांकि टोंग सुवान क्षेत्र में ऐसी खेती को बहुत मजबूत नहीं माना जाता था, फिर भी वह एक पहले क्रम का श्रेष्ठ थी। जय याओ भी त्रिपाठी जीवप्ती के समान एक शिखर अमर आरोहण सीमा खेती करने वाले थे। दोनों के बीच ताकत का अंतर काफी बड़ा था, इसलिए जैसे ही नी चू फेंग ने अपनी जीवन शक्ति को संचरण करना शुरू किया, जय याओ की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। इस महिला की कार्रवाई करने का इंतजार किए बिना जय याओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और नी चू फेंग की ओर कुछ उड़ा दिया। नी चू फेंग की आंखें चमकी और उसके हाथ ने इस वस्तु को तेजी से पकड़ लिया। उसकी सुंदर आंखें इसे एक पल के लिए जांच रही थी, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। सुनहरा ड्रैगन टोकन, नी कॉन्ग भी चिल्लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उग्र था। पता चला कि इस छोटे बच्चे के पास तैरते बादल का शहर का सुनहरा ड्रैगन टोकन है। प्रज्ञा अचानक जाग गई। उसकी सुंदर आंखें नी चू फेंग के हाथ में टोकन को घूर रही थी। उसके लाल होंठ थोड़े झुक रहे थे। उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में छोटी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। तैरते बादल का शहर के सुनहरा ड्रैगन टोकन के साथ कोई तैरते बादल का शहर का एक सम्मानित अतिथि होने के बराबर था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि जय याओ और तैरते बादल का शहर के स्वामी के बीच क्या रिश्ता था। उन्होंने दानव जाति के संत सीमा स्वामी आओगू के अत्याचारी तरीकों के बारे में भी सुना था। सुनहरा ड्रैगन टोकन को पहचानने के बाद नी चू फेंग का हत्या का इरादा और गति एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह तुरंत निष्क्रिय हो गई। उसकी सुंदर आंखें सदमे में जय याओ की ओर घूर रही थी, क्योंकि उसने पूछा, तुम्हें ये सुनहरा ड्रैगन टोकन कहाँ से मिला? उसे विश्वास नहीं था कि इतने युवा आदमी का दानव जाति के आओगू के साथ रिश्ता था। जय याओ ने अपने कंधे उचकाए। वरिष्ठ आओगू ने मुझे ये दिया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उससे खुद पूछ सकते हो। मैं पूछूंगी। नी चू फेंग की अभिव्यक्ति उदासी से भर गई, क्योंकि उसने पास के एक खेती करने वाले को हिलाया और आदेश दिया, जाओ और उपनगर स्वामी झो लियान को बुलाओ। जी। खेती करने वाले ने जवाब दिया और बिजली की तरह चला गया। दृश्य अचानक गतिरोध बन गया। दर्शक भी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अकारण आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। नी चू फेंग ने अपनी आंखें जय याओ पर घुमाई। उसकी सुंदर आंखों में एक जटिल नजर चमक गई। दूसरे पक्ष ने सुनहरा ड्रैगन टोकन निकालने से उसे वास्तव में झिझक हुई। चाची, तुम्हें उसे मारना ही होगा। नी कॉन्ग ने धीमी आवाज में गर्जना की। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी और उसकी आंखें घृणा और नाराजगी से भरी हुई थी। लेकिन उसके पास सुनहरा ड्रैगन टोकन है। चू फेंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी भान तनी हुई थी। तो क्या? कॉन्ग ने दांत पीसे। क्या यह मत कहो कि अगर उसके पास सुनहरा ड्रैगन टोकन है तो मेरी कटी हुई बांह का बदला भुला दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मर जाए। नी चू फेंग का दिल क्रोध से भर गया। जब से वे युवा थे, नी कॉन्ग उसकी देखभाल में बड़ा हुआ था और उसने कभी कोई शिकायत नहीं झेल था। तैरते बादल का शहर में कोई भी जो युवा स्वामी नी कॉन्ग के नाम का उल्लेख करता था, उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। उसने कभी ऐसी कोई चीज नहीं झेल थी जो उसके रास्ते पर नहीं गई हो। लेकिन आज उसका एक हाथ किसी ने काट दिया था। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह मर जाए? नी चू फेंग की सुंदर आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक रोशनी चमक गई। उसे मरना ही होगा, तभी मेरे दिल की घृणा शांत हो सकती है। अच्छा, तो चाची तुम्हें संतुष्ट करेगी। नी चू फेंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, क्योंकि उसने तुरंत अपना मन बना लिया। अगर वह ऐसे व्यक्ति को मारना चाहती थी तो उसे झो लियान के आने से पहले ऐसा करना होगा। अन्यथा जब तक वह पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जहां तक ये युवक कौन था या आओगू के साथ उसका क्या रिश्ता था, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक झो लियांग आओगू के साथ कुछ अच्छी बातें कर सकता था, तब तक इस मामले को निपटाया जा सकता था। आखिरकार ये युवक बस आओगू का एक अतिथि था। आओगू ऐसे व्यक्ति के लिए झो लियान के साथ चेहरा खोना नहीं चाहता था, है ना? ऐसा सोचकर नी चू फेंग ने निर्णय लिया। नी चू फेंग ने और झिझक नहीं की। उसकी हरी जीवन शक्ति एक बार फिर उसके कोमल शरीर से उभर उठी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, यह अचानक हवा के बीच में एक विषैले सांप में बदल गई और जय याओ की ओर झपट गई। दी याओ का रंग बदल गया, क्योंकि उसके शरीर से एक झुलसाने वाला गर्म सच्चा सार उभर आया और एक उग्र नरक ने उसे लिप्टों की परतों में घेर लिया। विषैले सांप ने अपने दांत खोले, लिप्टों की नाकाबंदी को तोड़ा और जय याओ की ओर काट लिया। विषैले सांप के मुंह से एक गंदी बदबू फूट पड़ी। जय याओ की जीवन शक्ति की लिप्टों को क्षरण कर रही थी। एक पल में जय याओ की जीवन शक्ति की सुरक्षा टूट गई और विषैले सांप उसके करीब आ गया। जय याओ की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उसका आंकड़ा चमका इस घातक वार को चकमा दिया। इससे पहले कि वह अपनी पकड़ को स्थिर कर पाता, गहरे हरे रंग के विषैले सांप अचानक जमीन से उभरे और सभी दिशाओं से उस पर हमला किया। उसे इतनी कसकर घेर लिया कि पानी की एक बूंद भी बच नहीं सकी। जय याओ की घबराए हुए अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई और एक भूत की तरह उसने अपने आंदोलन कौशल को चरम तक धकेल दिया। इस क्षण में उसके असंख्य आंकड़े उसके चारों ओर दिखाई दिए। भीड़ ने तालियों की एक श्रृंखला निकाली। उनमें से किसी ने भी इस युवा आदमी को नी चू फेंग के हमले के तहत अक्षुण्ण रहने की उम्मीद नहीं की थी।
इससे पहले कि हर कोई अपने सदमे से उबर पाता, सराय की तीसरी मंजिल पर कहीं एक पृथ्वी हिलाने वाला उतार चढ़ाव अचानक फूट पड़ा, क्योंकि एक शक्तिशाली सदमे की लहर ने आकाश को फाड़ दिया। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली लहरें हर किसी की आंखों के सामने फैल गईं। इन लहरों में एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति शामिल थी, और सभी गहरे हरे रंग के विषैले सांप जो प्रभावित हुए थे, वे जल्दी से सूख गए, गहरे हरे रंग के सच्चे सार में वापस बदल गए जो भस्म हो गया था। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सबसे तेज चाकू की तरह सभी दिशाओं में फूट पड़ी। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा विस्फोटित हो गए थे, हरी जीवन शक्ति को फाड़ दिया गया और शुद्ध कर दिया गया। दृश्य अचानक स्पष्ट और उज्ज्वल हो गया। जब हर कोई अपने होश में वापस आया तो उन्होंने पाया कि जई याओ के सामने एक और युवा आदमी था, वही जो व्यापार क्षेत्र में पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। भाई त्रिपाठी। जई याओ ने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ को देखा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर अनिच्छा का एक भाव दिखाई दिया। शक्ति का वह क्षणिक विस्फोट अभी अभी उसे महसूस कराया कि त्रिपाठी जीवप्ती की लड़ाई की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसके जैसा एक किमियागर लड़ाई में निपुण होना असंभव था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई की ताकत उसकी अपनी ताकत से भी अधिक भयानक होगी। जई याओ के कीमिया कौशल उसके प्रतिद्वंद्वी के समान अच्छे नहीं थे, और उसकी लड़ाई की ताकत भी अच्छी नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने लाचारी से त्योरी चढ़ाई। अगर संभव हो तो वह परेशानी उकसाना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से नीचू फैंग और निकॉन्ग ने कार्य किया, भले ही वह दिखाई नहीं दिए, वे जल्द ही या बाद में उसे लक्ष्य बनाएंगे। ये कहा जा सकता है कि जब उन्होंने व्यापार क्षेत्र में पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए निकॉन्ग के साथ प्रतिस्पर्धा की, तो ये बदला बनना तय था। ऊंचे स्वर्ग संप्रदाय के 4 संरक्षक शायद तैरते बादल का शहर के संत सीमा स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती केवल जई याओ पर अपनी आशाएं लगा सकते थे। ये छोटा बच्चा रहस्यमय ढंग से कार्य कर रहा था, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से कुछ था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। शायद वह इस समस्या को हल कर सकता था। यह महसूस करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। प्रज्ञा भी खिड़की से नीचे उतर गई और एक मुस्कान के साथ दोनों युवा पुरुषों के सामने खड़ी हो गई। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, छोटे बच्चे, तुम कुछ परेशानी में फंस गए लगते हो। जई याओ ने तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ झुकाए। वह मुझे मार नहीं सकती। ओह, तुम अभी भी युवा हो, लेकिन तुम्हारा स्वर छोटा नहीं है, बिल्कुल मेरे छोटे हरामी मार्शल भतीजे की तरह। प्रज्ञा खिलखिलाकर हंसी। चाची, ये दोनों उसके साथी हैं। त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद निकॉन्ग ने जल्दी से क्रोध में चिल्लाया। त्रिपाठी जीवप्ती और प्रज्ञा की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति उदासीन रही। वास्तव में जब वे व्यापार क्षेत्र में थे तो उन्होंने केवल निकॉन्ग को एक बार मुक्का मारा था और उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि दूसरा पक्ष इतना बदला रख रहा था जिससे उन्हें काफी लाचार महसूस हुआ। चिंता मत करो, चाची तुम्हें बदला दिलाएगी। नीचू फैन का सुंदर चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। उन सभी को मार डालो। इस आदेश के साथ उसके साथ लाए गए खेती करने वाले सभी ने अपनी जीवन शक्ति जारी की और प्रज्ञा और दूसरों की ओर झपट पड़े। प्रज्ञा बस मुस्कुराए। उसके पास झपटते हुए दर्जन भर खेती करने वालों का सामना करते हुए घबराहट का थोड़ा सा निशान भी नहीं था। इसके बजाय एक अजीब फिर भी कोमल शक्ति उसके कोमल शरीर से बह गई और उसके चारों ओर की हवा में धुंध की एक मोटी परत अचानक भर गई। ये धुंध जल्दी से पानी की बूंदों में संघनीकृत हो गई और प्रज्ञा के नियंत्रण में शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला में बदल गई जो दर्जन भर खेती करने वालों की ओर उड़ गई। एक तीसरे क्रम का श्रेष्ठ। नीचू फैंग का सुंदर चेहरा बदल गया। जैसे ही प्रज्ञा ने कार्रवाई की, नीचू फैंग को उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच के विशाल अंतर का एहसास हुआ और उसने तुरंत महसूस किया कि इस बार वह निकॉन्ग का बदला नहीं ले पाएगी। उसके साथ लाए गए लोगों में सबसे मजबूत केवल एक दूसरे क्रम का श्रेष्ठ था, जबकि 2 अन्य पहले क्रम के श्रेष्ठ थे, जबकि बाकी सभी अमर आरोहण सीमा स्वामी थे। एक तीसरे क्रम के श्रेष्ठ स्वामी के सामने इस तरह की विरासत वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदासी से भर गई। नीचू फैंग का दिल क्रोध से भर गया। कई वर्षों से तैरते बादल का शहर में किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की थी। झू लियान की सुरक्षा के कारण यहाँ तक कि तीसरे क्रम के श्रेष्ठ स्वामी को भी उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति ने एक तेज मोड़ ले लिया था। घृणित बाहरी लोगों के इस समूह ने वास्तव में ताई सुई के सिर पर कदम रखने की हिम्मत की। वे वास्तव में जीने से थक गए थे। शू 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 एस्टरिस्क। पानी की बूंदें शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला में बदल गई जो आसपास के खेती करने वालों पर हावी हो गई, जिससे वे चीखने लगे और एक के बाद एक जमीन पर गिर गए। केवल 3 श्रेष्ठ भाग्यशाली थे जो बच निकले। प्रज्ञा ने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार ये किसी और का क्षेत्र था। वह बस उन्हें एक सबक सिखाना चाहती थी ताकि वे पीछे हट जाएं। प्रज्ञा के तरीकों को देखने के बाद जो 3 श्रेष्ठ बच निकलने में सफल रहे थे, उन्होंने बदसूरत अभिव्यक्ति पहनी क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा की ओर घूर लिया। उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? प्रज्ञा ने मीठी तरह से मुस्कुराया, शांत ढंग से पूछा। अगली बार मैं इतनी कोमल नहीं रहूंगी। चाची, निकॉन्ग चिल्लाया। नीचू फैंग की अभिव्यक्ति भी उतार चढ़ाव में थी। यह नहीं जानती थी कि क्या करना है जब एक क्रोधित चीख अचानक गूंज उठी। तुम सभी रुक जाओ।
जैसे ही यह आवाज हर किसी के कानों तक पहुंची, एक शक्तिशाली आभा अचानक आकाश से नीचे उतर आई। यह आभा इतनी मजबूत थी कि इसने हर किसी के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। तुरंत एक आकृति दूरी से तेजी से करीब आए और मैदान के बीच में उतर गई। नी चूफेन की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसने जल्दी से एक मुस्कान निकाल ली, जैसे कि उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो, झू लियांग। झू लियांग ने उस पर हल्के से नजर डाली इससे पहले कि उसने तुरंत अपनी निगाह जई याओ पर स्थानांतरित कर दी, जो प्रज्ञा और त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा संरक्षित था, और जल्दी से उसके पास चलकर गया। उसकी अभिव्यक्ति उदासी से भरी थी। प्रज्ञा और त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उनकी आभा सांपों की तरह धड़क रही थी, अंदर और बाहर झिलमिला रही थी। नी चूफेंग उत्साहित थी, सोच रही थी कि झू लियांग उसे अपना क्रोध निकालने में मदद करने जा रहा था, इसलिए उसने धीरे से निकॉन्ग के सिर को थपथपाया, उसे शांत होने का इशारा किया। निकॉन्ग ने पापपूर्ण ढंग से हंसा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह देखना चाहता था कि उसे उकसाने वाले ये लोग कैसे मरेंगे। झू लियांग नी चूफेंग को प्यार करता था, इसलिए जब एक सुंदरी कुछ मांगती थी तो झू लियांग हमेशा मान जाता था। इस बार कोई अपवाद नहीं था। निकॉन्ग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक क्रूर और खुश मुस्कान दिखाई दी। एपिसोड नंबर 707। तेजी से उनकी ओर आ रहे उदासी से भरे झू लियांग को देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की आभा दूसरे पक्ष की तानाशाही गति से दब गई लगती थी। उनके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए, बिल्कुल भी चलने में असमर्थ थे। एक संत सीमा स्वामी त्रिपाठी जीवक्ति की वर्तमान खेती से 2 महान क्षेत्रों में कम था। अगर दूसरा पक्ष वास्तव में उन्हें मारना चाहता था तो वह विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे, यहाँ तक कि प्रज्ञा भी इस आपदा से बच नहीं पाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे खड़े जई याओ ने अचानक फुसफुसाहट की। त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा दोनों ने चौंकने की अभिव्यक्ति पहनी। झू लियांग ने त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जई याओ के पास गए, उत्सुकता से पूछते हुए, क्या युवा स्वामी जई घायल हुए हैं? उनकी आवाज में जल्दबाजी और चिंता का एक संकेत था, और यहाँ तक कि चिंता और घबराहट का एक संकेत भी था, जैसे कि उन्हें बहुत डर था कि जई याओ अभी अभी लड़ाई में घायल हो गए थे। दर्शक हंगामा कर रहे थे क्योंकि नी चूफेंग की मुस्कान उसके चेहरे पर सख्त हो गई क्योंकि वह हक्का बक्का होकर खड़ी थी। निकॉन्ग ने भी अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, उसके चेहरे पर अविश्वास का एक भाव भर गया। मैं ठीक हूँ, जई याओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यह अच्छा है। झू लियांग ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई क्योंकि उसके माथे पर डर का एक निशान चमक गया। धीरे से कहते हुए, युवा स्वामी जई डर गए होंगे, ये झू लियांग देर से आया, मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी जई नाराज नहीं होंगे। जई याओ हल्के से मुस्कुराए, ये ठीक है। झू लियांग ने फिर त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा की ओर देखना शुरू कर दिया, धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या वे युवा स्वामी जई के दोस्त हैं? हाँ, जई याओ मुस्कुराए, वे नए दोस्त हैं। झू लियांग की अभिव्यक्ति तुरंत दोस्ताना हो गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर सराहना करते हुए देखा, युवा पीढ़ी समय के साथ हमें पार कर जाएगी। चूंकि वे युवा स्वामी जई के दोस्त हैं, इसलिए वे मेरे तैरते बादल का शहर के सम्मानित अतिथि हैं। तुम आश्वस्त रह सकते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस मामले के लिए एक स्पष्टीकरण दूंगा। ऐसा कहते हुए उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासी से भरी हो गई, एक तूफान से पहले की शांति की तरह, घूमकर नी चूफेंग की ओर बढ़ते हुए। नी चूफेंग अभी भी अपने सदमे से उभरी नहीं थी, उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसके सामने का दृश्य वास्तव में अस्वीकार्य था। हालांकि जई याओ ने पहले आओ गू का सुनहरा ड्रैगन टोकन निकाला था, इसका मतलब केवल यह था कि वह आओ गू का मेहमान था। झू लियांग उसके प्रति इतना विनम्र क्यों था, यहाँ तक कि जानबूझकर उससे चापलूसी करने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवा आदमी के पीछे एक शक्ति थी जिससे झू लियांग भी डरता था? जब वह अपने होश में वापस आया, झू लियांग पहले ही उसके सामने खड़ा था। चाचा झू, वह झू लियांग के क्रोध और नाराजगी को महसूस कर सकता था। निकॉन्ग का चेहरा पीला था और वह रहने की कगार पर था। पा, एक गूंजता थप्पड़ गूंज उठा और निकॉन्ग को एक फटे हुए बोरे की तरह हवा में कुछ बार पलटते हुए भेज दिया गया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। झू लियांग, तुम क्या कर रहे हो? नी चूफेंग की सुंदर आंखें धीरे धीरे अपनी स्पष्टता वापस पा ली। ये देखकर कि निकॉन्ग को बेहोश कर दिया गया था, उसने तुरंत गर्जना की। पा, एक और कुरकुरा थप्पड़ के साथ नी चूफेंग का सुंदर चेहरा 5 उंगलियों के निशानों की एक श्रृंखला से दागदार हो गया क्योंकि उसके पतले होंठों से लाल खून बह गया। अपने गाल को अपने हाथ से ढांकते हुए नी चूफेंग की सुंदर आंखें कांप गईं। अपने सामने के आदमी को डर में घूरते हुए जिसने हमेशा उससे बहुत प्यार किया था, उसे अचानक लगा कि वह एक पूरी तरह से अजनबी है। झू लियांग के चेहरे पर उदासीनता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, जिससे उसका दिल जम गया। सस्ती वेश्या, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? झू लियांग ने ठंडक से पूछा। नी चूफेंग ने खाली ढंग से सिर हिलाया। मूर्ख महिला। झू लियांग की आंखें भयंकर ढंग से चमकी क्योंकि उसने ठंडक से घोषित किया, इन सभी वर्षों में तुमने मेरे नाम का उपयोग करके अपने घिनौने संतान के साथ तैरते बादल का शहर में सभी प्रकार के अपराध किए हैं। मैंने जो कुछ भी किया वह एक आंख खोलना और दूसरी बंद करना था। मैंने तुम्हें जैसा चाहो वैसा करने दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? नी चूफेंग चिल्लाई। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। झू लियांग ने उदासीनता से कहा।
जाओ, अपनी घिनौनी संतान को लो और जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक भाग जाओ। अब से तुम फिर कभी तैरते बादल का शहर में कदम नहीं रखोगी। अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम परिणाम जानती हो। नीचू फैंग का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने सदमे में झोउ लियांग को घूर लिया। अजीब तरह से उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसे निर्दयी शब्द कहेंगे। भाग जाओ, ये देखकर कि वह नहीं हिली, झोउ लियांग क्रोध में चिल्लाया। झोउ लियांग की हत्या के इरादे को महसूस करते हुए नीचू फैंग का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जई याओ के पीछे की शक्तियां कितनी शक्तिशाली थीं। नीचू फैन को यकीन था कि अगर उसने आओगू परिवार के किसी व्यक्ति को भी नाराज किया होता तो झोउ लियांग उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन अब उसकी निर्दयता ने नीचू फैन को स्पष्ट रूप से देखने दिया कि जई याओ के पीछे की शक्तियां कितनी भयानक थीं। ये एक विशालकाय था जिसके अनुसार झोउ लियांग को भी कार्य करना पड़ता था। ये समझने के बाद नीचू फैंग तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और भीख मांगी। झोउ लियांग, इतने क्रूर मत बनो, मुझे पता है कि मैं गलत थी, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे फिर कभी नाराज नहीं करूंगी। नीचू फैंग सिर्फ एक पहले क्रम का श्रेष्ठ थी जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थी। उसने झोउ लियांग का पक्ष जीतने के लिए अपनी सुंदरता और शरीर पर भरोसा किया था, जिससे उसे तैरते बादल का शहर में स्वतंत्रता से रहने की अनुमति मिली। झोउ लियांग के बिना, अपनी ताकत और पूंजी के साथ, वह कभी भी ऐसा हासिल नहीं कर पाती। इन वर्षों में नीचू फैंग ने तैरते बादल का शहर में कई लोगों को नाराज किया था। एक बार जब वह झोउ लियांग की सुरक्षा छोड़ देती थी तो वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका क्या भाग्य इंतजार कर रहा था। हर किसी की आंखों के सामने नीचू फैंग जमीन पर घुटने टेक दिया, झोउ लियांग की जान को गले लगाया और जोर से भीख मांगी। दर्शकों ने न केवल इस सुंदर महिला के लिए दया महसूस नहीं की, उनमें से अधिकांश ने तो संतुष्टि का एक भाव भी दिखाया। ये सुंदर महिला स्पष्ट रूप से तैरते बादल का शहर में लोकप्रिय नहीं थी और उसने कई बुरी चीजें की थी। झोउ लियांग दूसरी ओर उदासीन रहा और बस उस पर उदासीनता से घूर लिया। नीचू फैंग धीरे धीरे निराश हो गई, ये जानकर कि दूसरा पक्ष अपना मन नहीं बदलेगा। शांत होते हुए उसने अपने गंदे बालों को अपने कान के पीछे ब्रश किया और धीरे धीरे उठ गई। झोउ लियांग, अगर तुम मुझे भगा देते हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन हमारी कई वर्षों की दोस्ती पर विचार करते हुए मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम सहमत हो सकते हो, अगर तुम करते हो तो मैं अभी चली जाऊंगी। दूसरे पक्ष के सुंदर चेहरे को देखते हुए झोउ लियांग का भान झुक गया, जैसे कि पिछले अच्छे समयों को याद करते हुए थोड़ा आह भरते हुए बोलो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूँ। नीचू फैंग ने अनिच्छा से मुस्कुराया और फुसफुसाया, कल रात मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि नगर स्वामी की हवेली में एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर आया था। क्या मैं उससे कौम के कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ने के लिए एक गोली परिष्कृत करने में मदद करने के लिए पूछ सकती हूँ? चूंकि तुमने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली था, तो उसके तरीकों से उसे ऐसी गोली परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह कर सकता है। झोउ लियांग ने सिर हिलाया। तो नीचू फैंग खुशी से मुस्कुराए, लेकिन मैं तुम्हारी अनुरोध को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्यों? नीचू फैंग अचानक पागलों की तरह हो गई। पति और पत्नी के रूप में एक दिन का मतलब है तुम्हारे बाकी के जीवन के लिए अंतहीन भक्ति। क्या तुम वास्तव में इतने निर्दयी होना चाहते हो? यह नहीं है कि मैं निर्दयी हूँ, यह है कि तुम बहुत मूर्ख हो। झोउ लियांग झुक गया और नीचू फैंग के कान में फुसफुसाया, जिस युवा आदमी को तुमने नाराज किया वह उस कीमिया ग्रैंडमास्टर का एकमात्र शिष्य है। वह कीमिया ग्रैंडमास्टर एक ऐसी अस्तित्व है जिसे आओगू, जिन जियाओ और मैं नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। नीचू फैंग की सुंदर आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। भाग जाओ, झोउ लियांग ने अपना हाथ हिलाया, मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में इतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं होगी। नीचू फैंग का चेहरा शोक और रोष से भर गया क्योंकि उसने अपने पतले होंठ को काट लिया, जिससे खून रिस गया। तुरंत झुककर उसने जमीन पर बेहोश नीकॉन को उठाया और झोउ लियांग और जई याओ की ओर एक विपरीत घूर लिया, इससे पहले कि वह जल्दी से हर किसी की नजर से गायब हो गई। भीड़ के बीच कई लोग तुरंत उदासी से अभिव्यक्ति के साथ पीछे हट गए और नीचू फैंग के पीछे चले गए। नाराजगी का बदला चुकाया जाना चाहिए, घृणा का बदला लिया जाना चाहिए। इस विपरीत महिला के साथ खाते निपटाने का समय आ गया था। झोउ लियांग ने ये सब देखा लेकिन इसे नहीं रोका। वह महिला मर चुकी है, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से बुदबुदाया। उसी के लायक है। प्रज्ञा ने तिरस्कार पूर्वक थूक दिया। उसने इस तरह की महिला से घृणा की जिसने अपनी देह बेच दी और बिना किसी आत्म जागरूकता के शक्तिशाली की चापलूसी की। झोउ लियांग चलकर गया और त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा को दयालुता से देखा, चूंकि तुम दोनों युवा स्वामी जई के दोस्त हो तो तुम नगर स्वामी के हवेली में कुछ दिनों तक क्यों नहीं रहते हो? 1000 साल के दानव फूल के खिलने से पहले अभी भी कुछ समय होना चाहिए। जई याओ ने भी कुछ उम्मीद के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा, अजीब तरह से उम्मीद कर रहा था कि वह नगर स्वामी के हवेली में जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, मेरे कुछ मार्शल चाचा और मार्शल चाचा बाहर हैं, हमें उनके वापस आने का इंतजार करना होगा, इसलिए हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ये बूढ़ा स्वामी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अगर तुम दोनों के पास समय है तो तुम किसी भी समय नगर स्वामी के हवेली में आ सकते हो। झोउ लियांग ने थोड़ा मुस्कुराया इससे पहले कि वह जई याओ की ओर मुड़ा और कहा, युवा स्वामी जई, चलो पहले वापस चलते हैं।
जई याओ ने सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवक्ति को सिर हिलाया इससे पहले कि वह जल्दी से झू लियांग के साथ चला गया। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से शांत था। जो लोग मजा देख रहे थे वे अभी भी घटना से उभरे नहीं लगते थे। हर किसी के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। एक अज्ञात युवा पुरुष के खातिर झू लियांग ने न केवल अपनी प्रिय मालकिन को पीटा बल्कि उसे तैरते बादल का शहर से भी बाहर निकाल दिया। ये वास्तव में ठंडा और निर्दयी चरम तक था। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा का उस युवा पुरुष के साथ कुछ रिश्ता था, वे झू लियांग से इतने गर्मजोशी भरे निमंत्रण को प्राप्त करने में सक्षम थे। उस युवा पुरुष की पृष्ठभूमि थोड़ी बहुत बड़ी नहीं थी। क्या वह थी? बहुत समय बाद भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। कुछ व्यस्त लोग त्रिपाठी जीवक्ति से जई याओ के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति और प्रज्ञा ने उन्हें एक मौका नहीं दिया और पहले ही सराय के अंदर छिप गए थे। वे भी थोड़े चौंक गए थे। हालांकि उन्हें लगा कि जई याओ की कुछ पृष्ठभूमि थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि उन्होंने अभी भी दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि को कम आंका था। प्रज्ञा के साथ त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी जीवक्ति दोनों इसे समझ नहीं सके और केवल हार मान सकते थे। जई याओ के नगर स्वामी के हवेली में वापस आने के बाद वह तुरंत अपने शिक्षक से मिलने गए। एक शांत कमरे में जई याओ के शिक्षक अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। जई याओ धीरे से अंदर चलकर गए और लंबे समय तक इंतजार किया इससे पहले कि बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शिक्षक, मैं फिर से हार गया, जई याओ ने धीरे से कहा। तुम फिर से हार गए? बूढ़ा व्यक्ति हैरान था। हाँ शिक्षक, कृपया इस आत्मा गोली को देखें। जई याओ ने सम्मानपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा परिष्कृत आत्मा गोली को सौंप दिया। बूढ़े व्यक्ति ने इसे लिया और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। गोली नसे अपनी दिव्य भावना को जारी करते हुए उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अचानक आश्चर्य की एक मुलायम चीख निकाली। बहुत समय बाद उन्होंने आत्मा गोली को जई याओ को वापस सौंप दिया और एक पल के लिए विचार किया इससे पहले कि उन्होंने पूछा, ये तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी द्वारा परिष्कृत आत्मा गोली है? हाँ। वह किस तरह का व्यक्ति है? लगभग मेरी उम्र का। जई याओ ने जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति की उपस्थिति का वर्णन किया। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा, अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। सुनने के बाद उन्होंने कहा, ये युवा व्यक्ति काफी आश्चर्यजनक है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी कीमिया तकनीक थोड़ी अनाड़ी है। ऐसा लगता है कि उसे सख्ती से नहीं सिखाया गया है। दूसरे शब्दों में तुम्हारे विपरीत उसका अपना कोई शिक्षक नहीं है। सचमुच? जई याओ चिल्लाया। एपिसोड नंबर 708। एक शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना उसके पास ऐसी आश्चर्यजनक कीमिया कौशल हो सकता था। अगर उसे 10 वर्षों से अधिक समय तक इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा सिखाया गया होता तो वह कितना बढ़ गया होता। अगर यह मुझ पर निर्भर करता तो उसे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई कुछ प्राचीन पुस्तकों और नोटों से सीखा होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने सहज रूप से अटकल लगाई, लेकिन ये सत्य के अत्यंत करीब था। स्वामी, मैं बहुत उदासीन हूँ। जई याओ ने अपनी आत्मा खुद ही लगती थी। हाँ, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराया। इस दुनिया में हमेशा महान योग्यता वाले 1 या 2 लोग होते हैं। वह इस तरह के लोगों से संबंधित है। हालांकि किसी ने उसे नहीं सिखाया, लेकिन आत्मा सारणियों और जीवन शक्ति के साथ साथ जड़ी बूटियों के आवंटन की उसकी अपनी समझ है। वह एक बहुत अच्छा पौधा है। हाँ। दी याओ ने एक गहरी सांस ली। शिक्षक, मुझे वीरान भूमि से बाहर आए हुए 1 साल से थोड़ा अधिक समय हो गया है और मैं पहले ही 2 अलग अलग लोगों से हार चुका हूँ। ये स्वाभाविक है कि मैं पिछली बार हार गया। आखिरकार मेरे प्रतिद्वंद्वी का शरीर अलग है, लेकिन इस बार मैं वास्तव में भ्रम में हार गया हूँ। वह मूल रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अंतिम क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति ने वास्तव में गोली नसे को परिष्कृत किया, जिससे उसे एक कुचलने वाली हार का सामना करना पड़ा। अब तुम जानते हो कि यह कहने का क्या मतलब है कि तुमसे हमेशा कोई बेहतर होता है, बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। जई याओ ने जोर से सिर हिलाया। आश्वस्त रहे स्वामी, अब से ये शिष्य कीमिया का लगन से अध्ययन करेगा और स्वामी की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी आंखों की गहराई में रोशनी की एक चमक थी। कुछ हिस्सा था जो उन्होंने अपने शिष्य से नहीं कहा। आत्मा गोलियों से जो जई याओ इस बार वापस लाया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ परिचित निशान देखे, जो आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान कीमिया गुरु द्वारा खींची गई आत्मा सारणियों के निशान थे। ये निशान उस छोटी लड़की द्वारा उपयोग की गई तकनीक के समान लगते थे जिसने 1 साल पहले जई याओ को हराया था। क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता था? बूढ़े व्यक्ति ने सोचा। उनका दिल त्रिपाठी जीवक्ति के बारे में जिज्ञासा से भर गया और वह खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाए। 1000 साल के दानव फूल। 2 दिन बाद केंग्यान बुजुर्ग आखिरकार वापस आए। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें फिर से देखा तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके मार्शल चाचाओं की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने एक घूंट चाय ली और थोड़ी देर आराम किया। रिमारू ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि हमने श्रेष्ठों के लिए 1000 साल के दानव फूल के आकर्षण को कम आंका। इस बार का मामला संभालना थोड़ा मुश्किल है। क्या गड़बड़ है? त्रिपाठी जीवक्ति ने उत्सुकता से पूछा। बहुत सारे लोग हैं। अभी उस पहाड़ पर कम से कम 100 श्रेष्ठ इकट्ठा हैं। वे सभी 1000 साल के दानव फूल के खिलने का इंतजार कर रहे हैं। जब वह दिन आएगा तो ये संख्या शायद 3 गुना हो जाएगी। केंग्यान ने धीरे से सांस ली। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई।
300 से अधिक श्रेष्ठ, भले ही उनमें से केवल 10% तीसरे क्रम के श्रेष्ठ हों, फिर भी ये 30 से अधिक था। हालांकि कैंग्यान और अन्य कमजोर नहीं थे, उनकी खेती निश्चित रूप से कम नहीं थी, लेकिन इस वातावरण में त्रिपाठी जीवोक्ति को ऊंचे स्वर्ग के कगार तक ले जाने और 1000 साल के दानव फूल पर एकाधिकार जताने की चाहत अत्यंत मुश्किल होगी। अगर चीजें अच्छी तरह से नहीं चली तो परिणाम पूर्ण विनाश होगा। त्रिपाठी जीवोक्ति जैसी प्रतिभा दुर्लभ थी, इसलिए कैंग्यान और अन्य के पास इस जोखिम को लेना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो अब तैरते बादल का शहर छोड़ना सबसे अच्छा होगा। क्या हम सहयोग करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव दिया। किसके साथ सहयोग करें? कैंग्यान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हर कोई 1000 साल के दानव फूल पर नजर गड़ाए हुए है, इसलिए सहयोग करने के लिए किसी को ढूंढना अवास्तविक है। अगर हम सहयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ को बांटना होगा। हम में से 4 यहाँ हैं और कोई नहीं जानता कि 1000 साल का दानव फूल कितना औषधीय तरल पदार्थ संघनीकृत कर सकता है। अगर बांटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें इसके लिए लड़ना होगा। विवाद होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ को नहीं चाहता तो हम उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, है ना? त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक मुस्कान के साथ पूछा। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब उस छोटे बच्चे से है? प्रज्ञा ने विचारपूर्वक पूछा। वह समझ गई कि त्रिपाठी जीवोक्ति किसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। कौन सा छोटा बच्चा? क्या स्थिति है? रिमारू ने अचानक पूछा। जब हम दूर थे तो क्या तुम सराय में नहीं रुके थे? हाँ, वह एक छोटा मामला है। प्रज्ञा ने जल्दी से विषय बदल दिया। हम वास्तव में एक बहुत रोचक छोटे आदमी से मिले। हमें इसके बारे में बताओ, कैंग्यान ने बहुत रुचि के साथ कहा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत जई याओ से मिलने के बाद जो कुछ हुआ था उसे दोहराया। कई मार्शल चाचा और मार्शल वरिष्ठ सभी आश्चर्यचकित थे। झोउ लियांग, एक संत सीमा स्वामी, को इतना विनम्रता से व्यवहार करने के लिए सक्षम होना, यहाँ तक कि अपनी मालकिन को निष्कासित करने तक जाना, इस जई याओ की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। इसके अलावा ये लड़का झोउ लियांग का मेहमान नहीं था, बल्कि दानव जाति के स्वामी आओगू का मेहमान था। एक इंसान के रूप में झोउ लियांग वास्तव में उसके लिए खड़ा हुआ था। ये और भी रोचक था। हालांकि वे कभी नहीं मिले थे। त्रिपाठी जीवोक्ति के विवरण को सुनने के बाद हर कोई जई याओ के पीछे छिपी हुई एक विशाल और भारी छाया को देखता हुआ लगता था। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? कैंग्यान ने गंभीरता से पूछा। मुझे उस पर भरोसा है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी उस पर भरोसा है। ये छोटा आदमी बुरा नहीं है, प्रज्ञा मुस्कुराई। चूंकि तुम सभी ऐसा कहते हो तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। कैंग्यान ने सिर हिलाया। दूसरा पक्ष भी तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता है ना? उसने यही कहा। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को विश्वास नहीं है कि वह इतने सारे स्वामी की सतर्क आंखों के नीचे ऊंचे स्वर्ग के कगार पर चढ़ सकता है। चूंकि ऐसा है, हम उससे मिल सकते हैं और अच्छी बातचीत कर सकते हैं। प्रत्येक को वही लेना चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत है। कैंग्यान की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि अगर वह 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ के पीछे नहीं है तो वह किसके पीछे है? इस बिंदु को स्पष्ट रूप से जांचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं एक खलनायक के पैमाने के साथ एक सज्जन के दिल को मापना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों के खिलाफ सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। तो क्या मुझे नगर स्वामी के हवेली में जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए? त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछा। वह जई याओ द्वारा पहले कहे गए कुछ शब्दों के बारे में भी बहुत चिंतित थे। यह आदमी कुछ रहस्य जानता था जो दूसरों को नहीं पता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने उन्हें कहाँ सुना था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवोक्ति जानना चाहते थे कि जई याओ के पीछे किस तरह की शक्ति थी। झोउ लियांग बिना किसी कारण के एक युवा पुरुष के प्रति इतना विनम्र नहीं हो सकता था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि जई याओ के पीछे कोई था और झोउ लियांग उस व्यक्ति से चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति का अनुमान सही था तो यह व्यक्ति झोउ लियांग का स्वामी था और इस क्षण में उसे नगर स्वामी की हवेली में एक मेहमान भी होना चाहिए। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक शीर्ष कीमिया ग्रैंडमास्टर था और ऐसे चरित्र से बात करने में सक्षम होना त्रिपाठी जीवोक्ति के लिए भी फायदेमंद होगा। अपने मार्शल चाचाओं की अनुमति से त्रिपाठी जीवोक्ति और प्रज्ञा ने सराय छोड़ दिया और नगर स्वामी की हवेली की दिशा में चले गए। कीमिया प्रतियोगिता। वे बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवा लड़की अचानक उनके सामने दिखाई दिए। बूढ़ा व्यक्ति दुवान था और युवा लड़की स्वाभाविक रूप से मीना थी। मीना दौड़कर गई और प्रज्ञा से कुछ शब्द कहे इससे पहले कि उसकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरने लगी और आश्चर्य में पूछा, ये छोटा जिगोलो कौन है? त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या सोचती हो? मीना खुद को अपना मुंह ढंकने से रोक नहीं पाई क्योंकि उसने सदमे में त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर लिया। उस पर एक उंगली इशारा करते हुए उसने कहा, तुम कैसे? अचानक कुछ याद करते हुए उसने अपने हाथ ताली बजाए और कहा, हाँ, ये बूढ़े व्यक्ति दूते जिन्होंने तुम्हें वह चीज दी, मैं लगभग भूल गई थी। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और त्रिपाठी जीवोक्ति के गालों को चुटकी काटा। उस पर आश्चर्य कर रही थी। बूढ़े व्यक्ति दू और प्रज्ञा बस अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक तरफ खड़े थे। उसे रोकने का इरादा नहीं था।
तुम हरामी, तुम अभी अभी तैरते बादल का शहर पहुंचे हो और तुमने पहले ही इतना बड़ा हंगामा किया। तुम वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते। मीना खिलखिलाकर हंसी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के सफेद गालों के साथ खेला। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या तुमने सुना? प्रज्ञा ने मीना की ओर देखा और पूछा। हाँ, पूरे तैरते बादल का शहर को पता है। मीना ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती को चुटकी काटना जारी रखा, जैसे कि उसे एक नया खिलौना मिल गया हो। त्रिपाठी जीवप्ती क्रोधित हो गए और उदासी से कहा, अगर तुम मुझे चुटकी काटती रही तो मैं ले लूंगा। छोटी लड़की, अपनी किस्मत को धक्का मत दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसकी भरी हुई और सीधी छाती को सार्थक ढंग से घूर लिया। उनकी आंखें वासना और दुष्टता से भरी हुई थी। मीना तुरंत पीछे हट गई। अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार करते हुए उसने दांत पीसे और कहा, आवारा बूढ़े व्यक्ति दो, तुम कहाँ जा रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पागल लड़की पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय दूवान की ओर मुड़े और पूछा। वहां के चौक में एक कीमिया प्रतियोगिता है जिसकी मेजबानी कीमियागर गिल्ड कर रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति मीना को वहां भाग लेने के लिए ले जा रहा है। उसके लिए बाहर आने का यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूं कि वह अपने क्षितिज को विस्तृत करे, दूवान ने समझाया। इससे पहले कि उसने अचानक पूछा, क्या छोटे दोस्त त्रिपाठी भाग लेना चाहते हैं? हालांकि पंजीकरण की अवधि पहले ही गुजर चुकी है, इस बूढ़े व्यक्ति की सिफारिश के साथ भाग लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, हम सभी यहाँ युवा लोग हैं। अगर तुम जाते हो तो तुम हमारे ग्रैंड बोल्डर शहर के कीमियागर गिल्ड के लिए कुछ गौरव कमा पाओगे, मीना ने उत्सुकता से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक को चुटकी काटा और मुस्कुराया। बूढ़े व्यक्ति दू, क्या तुमने यहाँ आने के लिए एक विशेष रास्ता बदला? दूवान खिलखिलाकर हंसे, क्या छोटे दोस्त त्रिपाठी ने हमें देख लिया? दूवान और अन्य के लिए इस तरह से आना समझदारी नहीं था। जब वो और प्रज्ञा उस दिन व्यापार क्षेत्र के आसपास खरीदारी कर रहे थे तो त्रिपाठी जीवप्ती ने भी कीमिया प्रतियोगिता के बारे में सुना था और जानता था कि स्थान इस दिशा में नहीं था। आखिरकार 1000 साल के दानव फूल की घटना के कारण तैरते बादल का शहर में अनगिनत कीमियागर इकट्ठा हुए थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था, इसलिए कीमियागर गिल्ड स्वाभाविक रूप से इस संबंध में कुछ करना चाहता था और इस पीढ़ी के कीमियागरों के स्तर का परीक्षण करना चाहता था। ये हर किसी को बातचीत करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। वास्तव में इस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी कि किसकी युवा पीढ़ी सबसे अच्छी है। वे सभी अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमियागर गिल्ड के नेता हैं। हाँ, दाव वो सब कुछ है जो उनके ब्रह्मांड बैग में है। इन बूढ़े पुरुषों की पृष्ठभूमि काफी समृद्ध है, दूवान ने मोह की एक नज़र के साथ कहा। मीना ने पीछा किया, अगर हम अंत में जीत सकते हैं तो कीमियागर गिल्ड हमें एक विशाल इनाम देगा। ये सब दुर्लभ जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि एक शीर्ष ग्रेड गोली भट्टी भी होगी। ऐसा कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती की बांह को हिलाया और भीख मांगी। बड़े भाई त्रिपाठी जीवप्ती, कृपया जाओ, ये गोली भट्टी वास्तव में चाहती है, वह एक संत श्रेणी की गोली भट्टी है। त्रिपाठी जीवप्ती को तुरंत रोमांच हो गया और वह कांप उठे। लाचारी से कहा, चूंकि बूढ़े व्यक्तिदू ने ऐसा कहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मुझे हिलाना बंद करो, तुम मुझे चक्कर दिला रही हो। तुम सहमत हो? महान! मीना अचानक उत्साहित हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए झिझके, इससे पहले कि उन्होंने कहा, हाँ, अगर हम अंत में जीत सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दांव और इनामों से मुझे जरूरत वाली जड़ी बूटियों को चुनने में सक्षम हो सकूं। मुझे वह गोली भट्टी नहीं चाहिए। यह कोई समस्या नहीं है। मीना ने एक चावल चुनने वाले मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया। इतनी उत्साहित मत हो, इस दुनिया में बहुत सारे शक्तिशाली कीमियागर हैं, हम जरूरी नहीं कि अंतिम हंसी हंसने वाले हों। तुम निश्चित रूप से जीत सकते हो। ये कीमियागरों की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता है, कोई भी तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। मीना को त्रिपाठी जीवप्ती पर पूर्ण विश्वास था। एपिसोड नंबर 709। 1000 साल के दानव फूल के मामले पर चर्चा करने के लिए जई याओ को ढूंढने के लिए नगर स्वामी की हवेली में जाना अस्थायी रूप से टाल दिया गया। किसी भी हाल में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने बूढ़े व्यक्ति दू के अनुरोध पर सहमत होने का कारण ये था कि बूढ़े व्यक्ति दू ने उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा था। ग्रैंड बोल्डर शहर में अगर यह बूढ़े व्यक्ति दू के लिए दरवाजा नहीं खोलते तो उनका जीवन इतना सुचारू नहीं होता। अंत में ये भी बूढ़े व्यक्ति दू के कारण था कि कैंग्यान ने उन्हें ढूंढ लिया था। दूसरा, त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में लाभों से लुभाए गए थे। उन्होंने अपसंत गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थी, यहाँ तक कि पृथ्वी अग्नि केंद्र भी 2 दिन पहले इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ दुर्लभ सामग्री बची हुई थी। बूढ़े व्यक्ति दू के दोस्तों के पास जरूरी नहीं कि वे हों, लेकिन शायद उनके पास कुछ संबंध थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ पूछताछ करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बची हुई जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और अपने कीमिया कौशल में सुधार किया, त्रिपाठी जीवप्ती बर्फ पहाड़ श्रृंखला में वापस जाने और प्राचीन दानव कुल को वापस लाने में सक्षम होंगे। इस दुनिया में त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी खुद की टीम और ताकत की सख्त जरूरत थी। कीमिया प्रतियोगिता। तैरते बादल का शहर के उत्तर पश्चिम कोने में एक विशाल मार्शल मैदान लोगों से भरा हुआ था। मार्शल मैदान के बीच में मेज रखे गए थे जो एक दूसरे से कम 300 मीटर दूर थे। मोटा मोटा गिनने पर सैकड़ों मेज थे। ये सब कीमियागरों के लिए तैयार किए गए थे जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे।
मार्शल मैदान के बाहर अनगिनत खेती करने वाले और कीमियागर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। मार्शल मैदान के सामने एक ऊंचे मंच पर कई सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी व्यस्त थे। त्रिपाठी जीवप्ती की मन की स्थिति शांत थी और उन्हें ज्यादा तनाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन मीना ऐसे शानदार दृश्य को देखने के बाद आश्चर्य में खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाई, जैसे एक देहाती लड़की जिसने कभी दुनिया नहीं देखी वह अचानक एक शानदार शहर में प्रवेश कर रही हो। सब कुछ उसे इतना ताज़ा और नया लगा। भाई त्रिपाठी, बगल से अचानक एक आवाज आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्यचकित हुए कि जययाओ भी यहाँ थे। उनके पीछे दो श्रेष्ठ सीमा के काले बख्तरबंद खेती करने वाले थे। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद नगर स्वामी के हवेली ने उनके लिए 2 अंगरक्षक व्यवस्थित किए थे। उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था। तुम यहाँ कैसे आए? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। ये वास्तव में एक संयोग था। अगर वह वास्तव में सीधे नगर स्वामी के हवेली में गए होते तो शायद वह इसे चूक जाते। यहाँ आना सही चुनाव था। मैं शो देखने आया हूँ। जययाओ मुस्कुराए। तुम भी शो देखने आए हो? मैं भाग लेने आया हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। क्या तुम गंभीर हो? जययाओ स्पष्ट रूप से चौंक गए। अगर तुम भाग लेते हो तो उनके पास क्या आशा है? कीमियागरों की एक युवा पीढ़ी, जो लोग आत्मा स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, उन्हें पहले से ही अच्छी योग्यता वाला माना जाता था और वे अत्यंत दुर्लभ थे। त्रिपाठी जीवप्ती जैसे लोग जिन्होंने पहले ही आत्मा स्तर उच्च श्रेणी तक पहुंच लिया था, उनका उल्लेख नहीं करना। इस तरह की पूंजी के साथ भाग लेने के लिए ये स्पष्ट रूप से धमकी दे रहा था, सिर्फ मजे के लिए। त्रिपाठी जीवप्ती खिलखिलाकर हंसे। जययाओ की आंखें चमक गईं और उनके चेहरे पर उत्सुकता का एक भाव दिखाई दिया। अगर तुम भाग लेना चाहते हो तो मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती, यह कौन है? मीना की आंखें चमकी क्योंकि उसने दी याओ को घूर लिया और पूछा, यह वह है जिसने कुछ दिन पहले पृथ्वी अग्नि केंद्र के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा की थी? जययाओ, भाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने परिचय दिया। इससे पहले कि दुवान और मीना की ओर इशारा किया, ये ग्रैंड बोल्डर शहर के कीमियागर गिल्ड के बूढ़े व्यक्ति दुवान और आत्मा स्तर निम्न श्रेणी की कीमियागर मीना हैं। जययाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से सम्मानपूर्वक अपनी मुठ्ठियां बांधी। तो ये ग्रैंड बोल्डर शहर के कीमियागर गिल्ड के युवा स्वामी हैं। ये जूनियर बूढ़े व्यक्ति दू को प्रणाम करता है। क्या तुम मुझे जानते हो? दुवान ने दयालुता से मुस्कुराया। मैंने स्वामी को तुम्हारा उल्लेख करते हुए सुना है। स्वामी ने कहा कि तुम दुनिया के उन कुछ स्वामी में से एक हो जो सम श्रेणी मध्यम श्रेणी की कीमियागर बनने की संभावना रखते हैं। तुम्हारे सम्मानित स्वामी है। दुवान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्षमा करें, स्वामी ने मुझे उनका नाम बताने की अनुमति नहीं दी। जययाओ ने अजीब तरह से समझाया। दुवान थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया, कहते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि तुम्हारे सम्मानित स्वामी ने ऐसा कहा तो उन्हें इस दुवान के वरिष्ठ होना चाहिए। कृपया इस दू के लिए अपने स्वामी को एक संदेश पहुंचाएं। दूमो इस जीवनकाल में उनकी अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से संत श्रेणी मध्यम श्रेणी तक पहुंचेगा। ये जूनियर निश्चित रूप से ऐसा करेगा। जययाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। युवा पीढ़ी समय के साथ हमें पार कर जाएगी। दुवान ने सांस ली। मैंने सोचा था कि छोटे दोस्त त्रिपाठी इस दुनिया की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट कीमियागर थे, लेकिन आज छोटे दोस्त दी को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस बूढ़े स्वामी की दृष्टि अभी भी बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। छोटे दोस्त त्रिपाठी से बहुत कम नहीं है। बूढ़े व्यक्ति दू, तुम्हें कैसे पता चला कि उनकी कीमिया कौशल त्रिपाठी जीवप्ती के तुलनीय है? मीना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, एक कीमियागर एक खेती करने वाले से अलग होता है। जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो तुम्हारे पास भी ऐसी दृष्टि होगी। दुवान खिलखिलाकर हंसे। मीना ने आश्चर्य में जययाओ की ओर देखा और पाया कि उनके चेहरे पर वास्तव में एक उदासीन भाव था। दुवान के मूल्यांकन को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर रहे थे। उसने अचानक मुंह फुलाया और एक असंतुष्ट स्वर में कहा, तुम बुरे नहीं दिखते, लेकिन तुम थोड़े अहंकारी हो। आह, क्या मैं हूँ? जययाओ हैरान थे। मीना ने सिर हिलाया और सूंघा। मैं देखना चाहूंगी कि क्या तुम्हारी कीमिया कौशल त्रिपाठी जीवप्ती के समान अच्छी है। बूढ़े व्यक्ति दो, उसे भी पंजीकृत करने दें। शायद वह सिर्फ एक कड़ाई वाला तकिया है, सुंदर लेकिन बेकार। मीना, असभ्य मत बनो, बूढ़े व्यक्ति दू ने चिल्लाया। अच्छा, चूंकि भाई त्रिपाठी भाग ले रहे हैं तो बेशक मैं भी भाग लूंगा। जययाओ ने एक खुश अभिव्यक्ति के साथ कहा, वरिष्ठ दू, मैं तुम्हारे कीमियागर संघ के एक सदस्य के रूप में भाग लूंगा। दुवान ने यह सुना और कड़वाहट से मुस्कुराए। इससे पहले कि उन्होंने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि मेरे पुराने दोस्त बहुत खून बहाने जा रहे हैं। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की भागीदारी के साथ जीत पहले से ही उनके हाथ में थी, लेकिन अब जययाओ के जुड़ने के साथ दूसरों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मुझे उम्मीद है कि उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बूढ़े व्यक्ति दू ने चुपके से खुद से सोचा। जययाओ के मजे में शामिल होना चाहने के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के पास उन्हें जैसा चाहे वैसा करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुवान का पीछा करते हुए ऊंचे मंच पर गए और पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी की। त्रिपाठी जीवप्ती और जययाओ दोनों को एक संख्या प्लेट मिली। वे दोनों अन्य कीमियागरों से अलग थे। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, घबराहट या उत्साह का थोड़ा सा निशान भी नहीं था, जैसे कि वे वास्तव में यहाँ सिर्फ खेलने आए थे।
जब वे इंतजार कर रहे थे, लोगों का एक समूह चलकर आया, जिसका नेतृत्व कई बूढ़े पुरुषों ने किया। उसके बाद युवा कीमियागरों का एक समूह था। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि ये वे पुराने दोस्त होने चाहिए जिनका उल्लेख बूढ़े व्यक्ति दू ने किया था। जब वे करीब आए तो उन्होंने मुस्कान के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया और दृश्य सामंजस्यपूर्ण था। ये पुराने धूर्त कई वर्षों से दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी दोस्ती गहरी थी। लेकिन कीमियागरों की युवा पीढ़ी मजबूत शत्रुता के साथ एक दूसरे को घूर रही थी, जिससे एक अजीब माहौल पैदा हो रहा था। पुराने धूर्त भी इस बात से अवगत थे, लेकिन उन्होंने न केवल उन्हें नहीं रोका, बल्कि उन्होंने शब्दों से इन युवा लोगों को लगातार उकसाया, जैसे कि वे दुनिया को अराजकता में देखना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती और जई याओ की शांति ने उनका ध्यान आकर्षित किया, इसलिए वे बूढ़े व्यक्ति दू से उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। लेकिन बूढ़े व्यक्ति दू ने कुछ कहे बिना बस मुस्कुराया, जिससे इन बूढ़े पुरुषों और महिलाओं को उनके दिल में एक खुजली महसूस हुई। अचानक घंटियां, ड्रम और पवन वाद्य यंत्रों की आवाज गूंज उठी और दृश्य अत्यंत जीवंत हो गया, जिससे भीड़ शांत हो गई। ऊंचे मंच से एक गरिमापूर्ण आवाज ने चिल्लाया, आप सभी को नमस्ते। ये झाओ लियांग है, तैरते बादल का शहर के कीमियागर गिल्ड के प्रमुख। चूंकि आप सभी दूर से आए कीमियागर हैं, ये झाओ आपके आगमन का स्वागत करता है। यहाँ आने के आपके उद्देश्य की परवाह किए बिना आज दुनिया भर के दोस्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेरा कीमियागर गिल्ड यहाँ एक कीमिया प्रतियोगिता आयोजित करेगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपनी पूरी क्षमता दिखाएं और दुनिया के कीमियागरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। झाओ लियांग ने वाकपटुता से बात की, जिसमें प्रतियोगिता के नियम, व्यवस्थाएं और अंतिम पुरस्कार शामिल थे। संत श्रेणी की गोली भट्टी की उपस्थिति ने तुरंत अनगिनत कीमियागरों की आंखों को लाल कर दिया। मीना भी अकल्पनीय रूप से उत्साहित थी, उसका चेहरा एक अभिव्यक्ति से भरा हुआ था कि वह इस संत श्रेणी की गोली भट्टी को प्राप्त करने तक हार नहीं मानेगी। लंबे समय तक बोलने के बाद हर किसी का मनोबल जागृत हो गया। झाओ लियांग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया, अब प्रतियोगिता शुरू होती है, कृपया अपनी प्राप्त संख्या प्लेट के अनुसार अपनी सीट ढूंढें। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, कई सौ लोग चौक में दौड़ पड़े। ये सभी युवा पीढ़ी के कीमियागर थे, उनमें सबसे बूढ़ा 40 वर्ष से अधिक नहीं था। वे सभी रहस्यमय श्रेणी के कीमियागर थे, जिनमें से केवल 10% ही आत्मा श्रेणी के कीमियागर थे। त्रिपाठी जीवप्ती और जई याओ ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे धीरे धीरे चौक की ओर चलकर गए। उन दोनों ने आखिरी में पंजीकरण कराया था, इसलिए उनकी सीटें स्वाभाविक रूप से आखिरी कोने में थीं, और जिस मेज पर वे बैठे थे वह भी नया जोड़ा गया था। अगर यह बूढ़े व्यक्ति दू के आगे आने के लिए नहीं होता तो वे निश्चित रूप से भाग लेने के योग्य नहीं होते। हालांकि ये त्रिपाठी जीवप्ती के इरादों के अनुरूप था। वह इस अवसर का लाभ जई याओ के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए भी उठा सकते थे। मेज पर एक ब्रह्मांड बैग था। त्रिपाठी जीवप्ती ने ब्रह्मांड बैग को उठाया और अपनी दिव्य भावना से इसे जांचा। पता चला कि यह बहुत सारी जड़ी बूटियों और यहाँ तक कि एक गोली भट्टी से भरा हुआ था। ये गोली भट्टी रहस्यमय श्रेणी मध्यम श्रेणी की थी और अंदर की जड़ी बूटियों का ग्रेड उच्च नहीं था, अधिक से अधिक आत्मा श्रेणी। इन प्रतिबंधों के साथ अधिकांश लोग कौशल का एक अच्छा स्तर प्रदर्शित कर सकते थे, जिसे अंतिम मूल्यांकन और तुलना के लिए यह अधिक सुविधाजनक हो गया। कीमिया प्रतियोगिता को कई आयोजनों में विभाजित किया गया था, जिनमें से पहला औषधीय तरल पदार्थों को संघनीकृत करना था। एक निर्धारित समय के भीतर कोई जितना अधिक औषधीय तरल पदार्थ संघनीकृत कर सकता था, ग्रेड उतना ही उच्च होता था और किसी को उतना ही अधिक फायदा होता था। ये कहा जा सकता है कि हर किसी का शुरुआती बिंदु और पूंजी बिल्कुल समान थी और अंतिम परिणाम के लिए ये किसी के खुद के साधनों पर निर्भर करेगा। झाओ लियांग के आदेश के तहत प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। त्रिपाठी जीवप्ती ने सभी जड़ी बूटियों को बाहर निकाला, उनमें से कुछ को उठाया और उन्हें अपनी हथेली पर रखा। उन्हें संघनीकृत करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को संचालित किया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। जई याओ की ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि वह भी वही कर रहे थे। उत्कृष्ट शक्ति वाले कीमियागर औषधीय तरल पदार्थों को संघनीकृत करते समय मल्टीटास्क कर सकते थे। उन्हें अंधाधुंध संघनीकृत करने की जरूरत नहीं थी। मीना मैदान के बीच में थी, उसकी गति धीमी नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में उन्हें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अन्य कीमियागरों की तुलना में वह निस्संदेह बहुत अच्छी थी। जीवन शक्ति की लपटें उभर आईं और जड़ी बूटियां जल्दी से औषधीय तरल पदार्थों में संघनीकृत हो गई। अशुद्धियां क्रमबद्ध तरीके से हटा दी गई। भाई दी, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से पुकारा जैसे ही वह चले। यह सहयोग के बारे में है जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था। क्या तुमने इस पर विचार किया है? जई याओ ने फुसफुसाकर जवाब दिया, उनके हाथ थोड़ा सा भी धीमा नहीं हुए। हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा उद्देश्य 1000 साल के दानव फूल के औषधीय तरल पदार्थ नहीं है तो तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? क्या मैंने यह नहीं कहा कि औषधीय तरल पदार्थों को संघनीकृत करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है और यह मेरे लिए भी वैसा ही है? स्वाभाविक रूप से मैं औषधीय तरल पदार्थों को संघनीकृत करने जा रहा हूँ और बेशक मेरे द्वारा संघनीकृत सभी औषधीय तरल पदार्थ तुम्हारे होंगे। तुम्हारे मार्शल चाचा को इसकी जरूरत है ना? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फायदे क्या हैं?
यह नहीं है कि यह असुविधाजनक है, ये बस इतना है कि मैं नहीं कह सकता। जई याओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। शिक्षक ने मुझे यही बताया, मुझे बस वही करना है जो मुझे बताया गया है। एपिसोड नंबर 710। जई याओ ने एक बार फिर अपने रहस्यमय स्वामी का उल्लेख किया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती उत्सुक हो गए। वह नहीं जानते थे कि यह रहस्यमय स्वामी किस तरह के स्वामी थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वह सीधे पूछते तो उन्हें जवाब मिलने की संभावना नहीं थी। मेरे पास यहाँ 4 तीसरे क्रम के श्रेष्ठ मार्शल चाचा है जो मुझे ऊंचे स्वर्ग की कगार तक ले जा सकते हैं। भाई जई का क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछना जारी रखा। आगू शायद मुझे कुछ श्रेष्ठ सीमा स्वामी देगा, मुझे विशिष्टताओं का पता नहीं है, लेकिन जब तक हम मिलकर काम करते हैं हमारे पास जीतने का एक अच्छा मौका होना चाहिए। शुरुआत में लड़ाई श्रेष्ठ सीमा स्वामी के बीच होगी, लेकिन जैसे ही हम ऊंचे स्वर्ग के कगार पर पहुंचेंगे यह कीमियागरों के बीच एक लड़ाई बन जाएगी। हे कीमियागर इतने मजबूत नहीं होते, इसलिए जब समय आएगा तो तुम और मैं आसानी से 1000 साल के दानव फूल पर कब्जा कर सकते हैं। जई याओ मुस्कुराए। अच्छा, तो ये तय है, जब फूल खिलेगा हम एक साथ कार्य करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता से सिर हिलाया, अपने संघनीकृत औषधीय तरल पदार्थ को नीचे रखा और धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ उठाया। जई याओ हक्का बक्का रह गए, इतनी तेज। जब वे बात कर रहे थे त्रिपाठी जीवप्ती ने सभी जड़ी बूटियों को संघनीकृत करना समाप्त कर दिया था। ऊंचे मंच पर जो बूढ़े आदमी पर्यवेक्षण कर रहे थे वे भी स्तब्ध थे, अजीब तरह से जो कुछ वे देख रहे थे उस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। इससे पहले कि वे ठीक हो पाते जई याओ ने भी जल्दी से अपना हाथ उठाया, त्रिपाठी जीवप्ती से केवल एक पल पीछे। तुरंत एक संत श्रेणी कीमियागर ऊंचे मंच से नीचे उड़ा और त्रिपाठी जीवप्ती और दी याओ के सामने पहुंचा। औषधीय तरल पदार्थों का निरीक्षण करने के बाद इस कीमियागर ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उनके परिणामों की घोषणा की। दू वान, जो ऊंचे मंच पर बैठे थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खिलखिलाकर हंसे, जैसे कि उन्होंने पहले ही ऐसे दृश्य की उम्मीद कर ली थी। उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी, उनका दिल राहत से भरा हुआ था। उनके पुराने दोस्त अचानक बैठ नहीं सके। उनमें से एक पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने पूछा, भाई दू, तुम्हें ये 2 छोटे राक्षस कहाँ मिले? जिस गति से वे औषधीय तरल पदार्थों को संघनीकृत करते हैं वह हमारे तुलनीय है। हे, यह एक रहस्य है। दू वान मुस्कुराए और सिर हिलाया, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। कई बूढ़े पुरुषों के चेहरे अचानक बदसूरत हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि दू वान ने स्पष्ट रूप से अपने हाथों में जीत हासिल कर ली थी और वे मूर्खतापूर्ण ढंग से उनके प्रतिद्वंद्वी के जाल में गिर गए थे। हालांकि वे सभी पुराने दोस्त थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। ब्रह्मांड बैग में वस्तुएं भी नहीं हिलाई जाएंगी। इसके विपरीत उत्कृष्ट योग्यता वाले 2 युवा कीमियागरों की उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसे वे वास्तव में देखना चाहते थे। ये दिखाया कि इस पीढ़ी का भविष्य अभी भी आशा से भरा हुआ था। प्रतियोगिता के पहले दौर में कई सौ लोगों में से आधे से अधिक समाप्त हो गए। ये लोग सभी औषधीय जड़ी बूटियों को औषधीय तरल पदार्थ में संघनीकृत करने में असमर्थ थे या आवंटित समय के भीतर उन्हें संघनीकृत नहीं कर पाए। वह बहुत बार असफल रहा था। मीना ने सफलतापूर्वक दूसरा परीक्षण पास किया और अत्यधिक प्रसन्न थी। प्रतियोगिता का समापन। पहला दौर समाप्त होने के बाद वह तुरंत प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश कर गए, आत्मा सारणियों को अंकित करना। अपने ब्रह्मांड बैग में रहस्यमय श्रेणी मध्यम श्रेणी की गोली भट्टी का उपयोग करते हुए प्रतिभागियों को उन आत्मा सारणियों को अंकित करना था जिनमें कीमियागर ने महारत हासिल की थी। इस दौर के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए कोई जितनी अधिक जटिल आत्मा सारणियां अंकित कर सकता था, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती और जई याओ ने आसानी से पहला स्थान जीता। तीसरा आइटम अग्नि का नियंत्रण था। चौथा आइटम औषधीय जड़ी बूटियों का आवंटन था। 5वां आइटम, छठा आइटम। बिल्कुल अंत तक ये कीमिया प्रतियोगिता थी। आराम करने का कोई समय नहीं था, केवल एक दिन। कीमिया प्रतियोगिता समाप्त हो गई और अंत में केवल त्रिपाठी जीवप्ती और जई याओ बचे थे। मीना को चौथे दौर में समाप्त कर दिया गया, इसलिए वह थोड़ी निराश महसूस किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन अपनी उम्र में इस बिंदु तक बनाए रखने में सक्षम होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। बूढ़े व्यक्ति दू से प्रशंसा के कुछ शब्द प्राप्त करने के बाद उनका मनोदशा तुरंत चमक गया, हर किसी की सतर्क आंखों के नीचे। अंतिम दौर में जई याओ ने हार मानने की पहल की और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उन्हें गंभीरता से लड़ना होता तो वह त्रिपाठी जीवप्ती का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि वे दोनों कीमिया के मामले में बहुत करीब थे, फिर भी एक मामूली अंतर था। जई याओ भी इतने सारे लोगों के सामने अपनी और त्रिपाठी जीवप्ती की सच्ची कीमिया कौशल को उजागर करना नहीं चाहता था। पिछले दौर सिर्फ बिखरे हुए आइटम थे, इसलिए ज्यादा समस्याएं नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में गोलियां परिष्कृत करनी होती तो कुछ समस्याएं उजागर करना आसान होता। दोनों की कीमिया गति और तरीके बस बहुत असामान्य थे। कीमियागर गिल्ड के लोग भी थोड़े चौंक गए थे। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जई याओ इतना महान अवसर छोड़ देगा, लेकिन उनके उदासीन रवैये को देखने के बाद उन सभी ने राहत महसूस की। भाई त्रिपाठी, मैं तुम्हें किसी और दिन देखूंगा। मैं पूरे दिन बाहर घूमता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा, अन्यथा शिक्षक मुझे फिर से डांटेंगे। जई याओ ने कहा, इससे पहले कि वह 2 श्रेष्ठ सीमा के काले बख्तरबंद खेती करने वाले की सुरक्षा के तहत नगर स्वामी की हवेली की ओर चलकर वापस गए।
झाओ लियान ऊंचे मंच पर चढ़े और प्रतियोगिता के अंतिम विजेता के रूप में त्रिपाठी जीवोक्ति की घोषणा की। मौके पर कीमियागर गिल्ड द्वारा वादा किए गए पुरस्कार बांट दिए। दुर्लभ जड़ी बूटियों और एक संत श्रेणी कीमिया भट्टी से भरा एक ब्रह्मांड बैग। इसने अनगिनत लोगों को ईर्ष्या महसूस कराई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने लापरवाही से संत श्रेणी कीमिया भट्टी को मीना को फेंक दिया। छोटी लड़की इतनी उत्साहित थी कि वह त्रिपाठी जीवोक्ति को चूमने का इंतजार नहीं कर सकती थी। छोटे दोस्त त्रिपाठी, इस तरह। दुवान मुस्कुराए और ऊंचे मंच के एक कोने से इशारा किया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और चलकर गए। छोटे आदमी, तुम्हारा शिक्षक कौन है? क्या तुम मेरे 3 जुबान शहर के कीमियागर गिल्ड में आना चाहते हो? ये ग्रैंड बोल्डर शहर से बहुत अधिक समृद्ध है और इसमें कई सुंदर महिलाएं हैं। दुवान का पीछा करने का कोई भविष्य नहीं है। उस बूढ़े कुत्ते की गर्दन जमीन में आधी दबी हुई है और वह मरने वाला है। इसके बजाय हमारे पास आओ। जैसे ही वह चलकर गए, दुवान के चारों ओर के बूढ़े आदमी चिल्लाने लगे। वे सभी उत्सुक आंखें दिखाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूर रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान थे। इन बूढ़े पुरुषों और महिलाओं का उत्साह इतना अधिक था कि वह लगभग पूरी तरह से घिरे हुए थे। तुम बूढ़े मूर्खों, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? दुवान ने चिल्लाया। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि ये दू मर चुका है? वास्तव में मेरे सामने मेरे शिष्य को हड़पने की कोशिश कर रहे हो? अगर किसी ने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो ये दू उनसे मौत तक लड़ेगा। दुवान, अपनी ऊर्जा बचाओ। एक बूढ़े हड्डियों के ढेर के बारे में इतना उत्तेजित होने का क्या मतलब है? सावधान रहो कि तुम अपनी पीठ को मोड़ न लो। किसी ने हंसा। तुम भी जवान नहीं हो, दुवान सूंघा। वरिष्ठों की दयालुता, ये जूनियर सराहना करता है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उन्होंने झुककर कहा, हालांकि इस जूनियर का इरादा बाकी के जीवन के लिए कीमिया का अध्ययन करने का नहीं है। हाँ, मैं मार्शल दाओ के शिखर पर जासूसी करना चाहता हूँ। कीमिया का अध्ययन केवल मार्शल दाओ का बेहतर अध्ययन करने की खातिर है। इसलिए इस जूनियर को हर किसी की दयालुता को अस्वीकार करना होगा। सभी बूढ़े आदमी अचानक हक्का बक्का थे क्योंकि वे अपने मुंह चौड़े खोलकर त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर रहे थे। यहाँ तक कि दुवान भी स्तब्ध थे। तुम मार्शल दाओ का अध्ययन करना चाहते हो? इतनी अच्छी कीमिया योग्यता के साथ तुम मार्शल दाओ का अध्ययन करना चाहते हो? युवा पुरुष, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास किस तरह की पूंजी है? ये सही है, ये स्वर्ग के उपहारों की बहुत अधिक बर्बादी है। अगर तुम किसी की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें कीमिया में कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा कीमिया स्तर बढ़ता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। धन, शक्ति, प्रसिद्धि, स्थिति, सुंदरता, तुम जो चाहो वह तुम्हारे पास हो सकता है। इसके अलावा तुम्हें खुद भी यह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक संदेश जारी करने की जरूरत है और कोई स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखेगा। एक कीमिया ग्रैंडमास्टर बनने के बाद कई फायदे हैं। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारे साथ विनम्रता से व्यवहार किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम दानव भूमि या राक्षस जाति में जाते हो तो दानव जाति तुम पर हमला नहीं करेगी और तुम्हें केवल एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानेगी। बूढ़े पुरुषों का एक समूह एक के बाद एक ईमानदारी से त्रिपाठी जीवोक्ति को एक कीमियागर बनने की सुंदर संभावनाओं का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका मन बदल सके। मैं बस मार्शल दाओ के शिखर तक पहुंचना चाहता हूँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कठोरता से घोषित किया। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उनकी आंखों में भ्रम का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। हर कोई अवाक था। मार्शल दाओ का शिखर, ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे कीमिया प्राप्त नहीं कर सकती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए हर किसी ने सांस ली, ये सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवोक्ति अपनी प्रतिभा को बहुत अधिक बर्बाद कर रहे थे। दुवान, जब तुम्हारे पास समय हो तो इस छोटे बच्चे से बात करो। वह अभी भी जवान और जोश से भरा हुआ है। मुझे डर है कि वह अपना भविष्य स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जिस बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवोक्ति को 3 नदी शहर में आमंत्रित किया था, उसने दुवान के कान में फुसफुसाया। दुवान ने धीरे से सिर हिलाया। अगर कोई अवसर है तो मैं उससे बात करूंगा। दुवान ने स्पष्ट रूप से ये भी महसूस किया कि त्रिपाठी जीवोक्ति की वर्तमान पूंजी के साथ अनंत मार्शल दाओ का पीछा करना कीमिया का अध्ययन करने की तुलना में बहुत कम आशाजनक था। हल्के से खांसते हुए दुवान ने कहा, चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। छोटे दोस्त, त्रिपाठी का अपना लक्ष्य होना एक अच्छी बात है। युवा लोगों की स्वाभाविक रूप से अपनी खोज होती है। दुवान को डर था कि इन बूढ़े पुरुषों के उपदेश का विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया। अगर तुम शर्त लगाने के लिए सहमत हो तो तुम्हें अपनी हार को स्वीकार करना होगा। क्या हर कोई तैयार है? ये सुनकर कई बूढ़े पुरुषों के चेहरे अचानक बदसूरत हो गए, दांत पीसते हुए जैसे ही उन्होंने दुवान को घूर लिया। तुम बूढ़े लोमड़ी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, एक एक करके उन सभी ने अपने ब्रह्मांड बैग बाहर निकाले और उन्हें त्रिपाठी जीवोक्ति को फेंक दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बाहर पहुंचा और उन्हें पकड़ा और एक पल में 4 या 5 ब्रह्मांड बैग उनके हाथ में दिखाई दिए। हे, तुम्हें इतना आत्मविश्वासी होने के लिए किसने कहा? दुवान जंगली ढंग से हंसे जैसे ही उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को इशारा किया। छोटे दोस्त त्रिपाठी, विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ भी तुम्हें पसंद है उसे ले लो। किसी भी हाल में उनके ब्रह्मांड बैग में चीजें उनके द्वारा नहीं कमाई गई थी।
तो जूनियर विनम्र नहीं होगा। त्रिपाठी जीवक्ति भी मुस्कुराए, अपनी दिव्य भावना को जारी करते हुए और ध्यान से इन बूढ़े पुरुषों की सतर्क निगाहों के नीचे अपने हाथ में ब्रह्मांड बैग का निरीक्षण किया। पहला ब्रह्मांड बैग निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का रंग बदल गया। एक संत श्रेणी कीमियागर के ब्रह्मांड बैग के रूप में उम्मीद के अनुसार अंदर की हर चीज उच्च गुणवत्ता की थी। कम से कम वे सभी आत्मा श्रेणी निम्न श्रेणी के थे। गोलियां, जड़ी बूटियां, गुप्त कलाएं, कलाकृतियां, जो कुछ भी कोई सोच सकता था, संत श्रेणी अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी। कुछ अजीब सामग्री भी थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि वे किस लिए थी। भले ही वह कोई भी हो, वे सभी शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव छोड़ रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति वस्तुओं की विभिन्नता से चकाचौंध थे और यह पुष्टि करने के बाद कि इस ब्रह्मांड बैग में उन्हें सख्त जरूरत वाली जड़ी बूटियां नहीं थी, उन्हें चुनना मुश्किल लगा। युवा पुरुष, जल्दी चुनो, ये बूढ़ा स्वामी थोड़ा घबराया हुआ है। अगर तुम इतना समय लेते हो तो मैं अब और संभाल नहीं पाऊंगा। इस ब्रह्मांड बैग का मालिक एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ आग्रह किए बिना नहीं रह सका। बूढ़े व्यक्ति, दो, मैं केवल एक चीज ले सकता हूँ, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने अजीब तरह से दूवान की ओर देखा। हाँ, मेरे और मेरे इन पुराने दोस्तों के बीच मेरी शर्त में यही कहा गया था। दूवान ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अचानक चालाकी से मुस्कुराए। लेकिन मेरे पुराने दोस्त सभी बहुत उदार लोग हैं, खासकर आशाजनक संभावनाओं वाले, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम कुछ और चीजें ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये सही नहीं है, भाई चांद? ऐसा कहते हुए वह एक मुस्कान के साथ इस ब्रह्मांड बैग के मालिक की ओर मुड़े।